इस पे शुरू करना था, तो वो बच्चे जो 4:40 सोच के लेट आ रहे होंगे। चलें, कल की सिचुएशन के बाद कल जो एकदम से कुछ और लोग अपने मतलब दोस्तों को भी ले आए, उन्होंने कहा जी आ जाओ, लग रहा है कि शायद जो है ना सीलो तैयार हो सकता है। तो वो कल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन हो गई थी। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, एक तो क्लास ख़त्म होने के बाद यहाँ हमने कुर्सियों को थोड़ा सा फंसा फंसू के एक आध एक्स्ट्रा लेयर और कहीं से क्रिएट कर, फिर दूसरे कैंपस में भी कोशिश की कि वहाँ पे क्लासेस टाइमलाइन उसको देखें। फिर वही वाली बात है कि लाइब्रेरी वाले बच्चों को छेड़ते हैं तो वो भी फ़ौरन तड़प जाते हैं। उधर के भी फिर क्लास और स्केड्यूल का देखा। फिर उधर एक और मसला कि वहाँ पे वो जो मैंने बताया था कि ख़वातीन से रिलेटेड वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कॉमन रूम वगैरह। तो आप लोगों ने कहा था जी हम वहाँ जाके और वापस आ जाएँ। तो उस वक्त ये आइडेंटिफाई हुआ कि वहाँ पे सेपरेट वॉशरूम्स या इस तरह से भी फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारे और फीमेल स्टाफ उस तरह से प्रॉपर नहीं है। तो हमें लगा कि वो ऑप्शन ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर पता नहीं आप लोगों ने महसूस किया या नहीं किया, पता नहीं ग्रुप में आया या नहीं आया, हमने वीडियोस भी अपलोड किया। ग्रुप में कोई नोटिफिकेशन आया? हाँ, मैंने कह दिया था कि क्लास शुरू होने से पहले पहले बता दें ताकि अगर कोई आ रहा है और वो देखे रहे ऑनलाइन, बस ठीक है, सही है, ज़िंदगी आसान हो गई। तो उससे वो लोग जो कि सिर्फ इस घबराहट में आ रहे थे कि पता नहीं ऑनलाइन आना है या नहीं आना और पता नहीं कितनी देर बाद आएगा, तो मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं करना था। सिर्फ मकसद ये था कि ऐसा ना हो कि पहले से पता हो कि ऑनलाइन है तो फिर जो पढ़ने का जज्बा है वो उतना ही ठंडा हो जाए। तो ये अच्छी बात है कि अब थोड़ा सा वो जज्बा डेवलप भी हो गया है, और वो लोग जो कि सिर्फ बस इसी चक्कर में आ रहे थे कि जी ऑनलाइन पता नहीं कब मिले, वो भी फ़िल्टर हो गए। तो अब क्लास में सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे रह जाएंगे और फिर थोड़ा सा कैपेसिटी वगैरह भी इम्प्रूव हो गई। तो आज उम्मीद है कि हालात बेहतर रहेंगे। वैसे क्लास का अभी तक ऑफिशियल स्टार्टिंग टाइम नहीं हुआ है, अब तो हो गया होगा, मैंने तकरीर कर दी है लंबी? नहीं, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी 1-2 मिनट हैं। इन्हें हम जूस पिलाना चाह रहे हैं। कौन? इतने सारे बच्चों को जूस बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलें ठीक है, सही है, चलें फिर मुझे पिला दीजिएगा, डन हो गया। अच्छा जी, तो कल आप लोगों ने कुछ पढ़ा? कल हम जितना पढ़ना चाहिए था हम उतना नहीं पढ़ पाए, और कल मुझे बड़ा दुख हुआ कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट टॉपिक पे थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता था, लेकिन चूँकि हमारा सेशन स्टार्ट बहुत लेट हुआ था शुरू वाली डिस्टर्बेंस की वजह से, तो उसको उतना टाइम नहीं मिला। लेकिन स्टिल आपने फिर उसे तैयार किया। फिर आपने अगले दिन जो टेस्ट गूगल ड्राइव में अपलोड हुआ था वो देखा। फिर आपने देखा तो आपने कहा ये MCQ भी वही बात कर रहा है जो अगला MCQ बात कर रहा है। तो आपने सोचा नहीं, गौर से देखते हैं, शायद कोई थोड़ा सा फ़र्क हो। अच्छा, अब ये टेस्ट करने के बाद आपने अपना आंसर स्क्रिप्ट बना लिया। अब अगले दिन मतलब हमारा SOP ये है कि हम नेक्स्ट डे वो करें। मैं एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेता हूँ, हमने टेस्ट का सलूशन नेक्स्ट डे अपलोड करना है ना जी ज़ुबैर भाई? टेस्ट का सलूशन हमने अगले दिन अपलोड करना है, ठीक है जी। तो अगले दिन वहाँ पे हमारा टेस्ट का सलूशन भी जी आपको फन टाइम तो नहीं करने आए, कहीं गलत जगह पे आ गए? चलें ठीक है, सही है। तो वो मुझे लगा शायद बहुत ज़रूरी बात हो रही है क्लास से रिलेटेड। अच्छा ठीक है, तो पॉइंट ये है कि वो सॉल्यूशन वहाँ पे मौजूद होगा। सीलो के अंदर वो मसला बहुत ज़्यादा नहीं है जो बीलो या ऑडिट में होता है कि आपकी लिखाई कैसी है इस तरह से करके। यहाँ ज़्यादा मसला होता है आपकी याददाश्त का, कि याददाश्त कैसी है। टाइप 2 तरह के सवाल यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको वीडियो शेयर होती हैं। अब कल जो वीडियो है उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता, वो वीडियो गूगल ड्राइव के ऊपर भी जाएगी, यानी कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद वो जो आपके पास अदर फोल्डर है ना, एक फ़ोल्डर में तो किताब है, जो दूसरा फोल्डर है उस फोल्डर में आपको पास पेपर की वीडियो भी मिल जाएगी। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर के सवाल किस तरह के आ रहे हैं, उस पर एक थॉरो डिस्कशन होगी। और कल फिर जो एडवांस यूज़र है उन्होंने वो वाली वीडियो भी देख ली होगी, होल्डिंग सब्सिडी वाली। कल क्लास यहाँ से जाने के बाद ख़त्म नहीं हुई थी, उसके बाद उसमें एक और एलिमेंट भी था। अभी जहन में रखना है, जो भी चैप्टर मैं यहाँ ख़त्म करा के आपको भेजूंगा इंशाल्लाह, या ख़त्म होने के करीब होगा, थोड़ा बहुत किसी वजह से मिस हो गया होगा, तो जब आप घर जाएंगे तो जब आप थोड़ा सा दोबारा होश में आएंगे और आप रिवाइज़ करेंगे, तो रिवाइज़ करने के बाद एक एक्स्ट्रा वीडियो पड़ी हुई होगी आपके पास उस चैप्टर के पास पेपर की, जो मैंने एक जगह पर बैठ के कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड की हुई होगी। तो आपने करना ये है कि
चैप्टर ख़त्म होने के बाद किताब की सॉफ्ट कॉपी आपके पास मौजूद है, वहाँ क्वेश्चंस वाइज भी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी ब्रेक हुए हुए हैं, आंसर्स भी ब्रेक हुए हुए हैं। तो आपने क्वेश्चंस पे जाना है, सारे सवालों को पढ़ना है और देखना है कि क्या आप उनको आंसर करने की पोजीशन में हैं, और अगर किसी सवाल पे अटक जाएं तो उसके सॉल्यूशन को देखना है। अगर उसके बाद भी अटके रहें तो वो जो वीडियो मैंने अपलोड की उसमें मैंने सवाल बाय सवाल रीसेंट एक आध अटैम्प्ट को छोड़ के मैंने सारों की डिस्कशन की होगी। जो मोस्ट रीसेंट है उसका एंड पे अगर हमें मौका मिला तो हम कोई एक दिन इस तरह से रख लेंगे कि हम फुल फ्लैज पेपर को डिस्कस कर लें। तब तक अगर आप लोग ज़िंदा बच गए या इतने ही आते रहे तो इंशाल्लाह ताला उसको कवर कर लेंगे। तो रीसेंट को छोड़ के हमने बाकी सारों को वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो वो वीडियो आप तब देखें जब आपको प्रॉब्लम हो। अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर उस वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद आप लोगों में से अक्सर ने इसलिए नहीं देखी कि प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, पता ही नहीं था। तो चले मैं अब आपको बता दूं, तो डेली अब आपको वहाँ पे जाके एक वीडियो मिला करेगी और एक टेस्ट मिला करेगा। अगले दिन पिछले टेस्ट का सलूशन मिला करेगा, अगला टेस्ट वहाँ पे मिला करेगा, और वो वीडियो तो मुसलसल वहाँ पे हर दिन आती जाएगी और एक एक करके आपके सारे चैप्टर्स की पास पेपर्स की वीडियोस भी वहाँ इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये क्रैश कोर्स कंप्लीट होता है रेगुलर क्लास प्लस वो वाली वीडियोस प्लस वो वाले टेस्ट, ये सारी एक्टिविटीज़ मिल के इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली हमने जो है वो थोड़ा सा ऑनलाइन दे के भी कवर कर लिया। अब वो ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आना शुरू हो गया है। अब आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे SBI तो सबसे पहले रिज़ल्ट आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उससे जो सेकंड रिज़ल्ट होगा, कुछ अरसे पहले तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पे आ रहा था, लेकिन अभी एक आध दिन पहले किसी ने बताया कि आप SBI लिख के सर्च करें तो पहले SBI आता है, बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है। बताया है, पता नहीं पता लगे भी आप सर्च करें कच्ची हो जाए। हो सकता है हमने सर्च ज़्यादा दफ़ा किया हो तब हमें ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया हो। तो बहरहाल स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी तरह की प्लेलिस्ट होगी। तो इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट प्लेलिस्ट में आ रहा होगा ये वाला क्रैश। तो उसमें हर दिन होने वाली क्लास अपलोड हो रही होगी, और साथ साथ चूँकि ये जो पास पेपर्स हैं ये अभी हम उसमें डाल रहे हैं, ड्राइव में डाल रहे हैं, तो बाय द एंड ऑफ सेशन शायद हम वो पास पेपर्स को भी वहाँ पर उस तरह से अरेंज कर दें कि वहाँ हमारे पास वो प्ले लिस्ट कम्प्लीट हो जाए। डन। तो अगर इस वजह से घबरा के आ रहे हैं कि नहीं मुझे बाद में रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, तो रिकॉर्डेड मिलेगा, लेकिन यकीन माने घबरा के आना ज़्यादा अच्छा है। क्लास के माहौल में आके सबके दरमियान बैठ के आप इरादा करके पढ़ लेंगे। घर बैठ के ये सोचेंगे ना कि मैंने वीडियो चलानी है, तो वो वीडियो नहीं चलेगी, और वो तब चलेगी जब आप 2 पे चला रहे होंगे, और मैं ऑलरेडी 2 पे चल रहा हूँगा क्रैश कोर्स की नेचर की वजह से, तो फिर आप ज़रा मुश्किल में आ जाएंगे। चलें जी आगे चलते हैं। चैप्टर 1 में कल हमने कंपनी को समझा, कंपनियों की बहुत सारी तरह की टाइप्स को समझा कि ये वाली कंपनी, वो वाली कंपनी, इस तरह की कैटेगरी की कंपनी, उस तरह की कैटेगरी की कंपनी। और जब हम चैप्टर के एंड के करीब आए और वहाँ इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस आया तो वहाँ हमने ब्रेक लगा दी थी। मैंने आपसे कहा था कि इनकॉर्पोरेशन वाली बातों को हम चैप्टर 2 के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 इज़ ऑल अबाउट कंपनी रजिस्टर होते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बना रही होती है और चीज़ों को कैसे लेके चल रही होती है। तो क्या हम तैयार हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। आज का टारगेट हैवी है, लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि अब हम सेटल भी हो गए हैं, हमें समझ भी आ गई है और वो खौफ भी ख़त्म हो गया है। तो अब पढ़ेंगे तो दिल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और क्या यहाँ अभी वही खातून मौजूद हैं? हाँ, वही खातून मौजूद हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने 3 गायब करना है। ठीक। चैप्टर 2 मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये 2 वो डॉक्यूमेंट हैं जिनके तहत कंपनी रजिस्टर होती है। जब कंपनी बनाते हैं तो कंपनी बनाते हुए आपने ये 2 मेन डॉक्यूमेंट्स बना के जमा कराने होते हैं। इनका नाम मेमोरेंडम आर्टिकल्स है। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे कि कंपनी रजिस्टर होती क्यों है। कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 1 टू बी डिस्कस्ड इन, ये है चैप्टर 1 की बातें, लेकिन हम जी बिल्कुल ही बंद हो गया। इधर से हिला या उधर से हिला? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से तो ऑन है, बैटरी भी पूरी नज़र आ रही है। उन्होंने यहाँ पे भी लाइटें ऑन है। टीम मेंबर शायद थोड़ी सी जद्दोजहद से। आज वैसे गुंजाइश थी शुरू में, जो है ना वो कल हम ज़रा ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे, आज हमारे पास फिर भी कुछ ना कुछ पीछे गुंजाइश है। जी आवाज़ क्लियर है, बेहतरीन आवाज़।
अब कंपनी रजिस्टर क्यों होती है? कोई भी कंपनी, कोई भी शख्स कंपनी को क्यों रजिस्टर कराता है? सबसे पहले लोगों को पसंद होती है लिमिटेड लायबिलिटी, लोगों को पसंद होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। कल मैंने आपको बताया कि कंपनी बनाने के मज़े ही मज़े। आप टैक्स के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स ले लें, आप अपने आप को साइड पे रख लें, और फिर जो नुकसान होना है कंपनी को होना है, आप फिर सुकून से साइड पे। तो लोग कंपनी बनाते हैं अपनी लायबिलिटी बचाने के लिए, लोग कंपनी बनाते हैं अपनी शख्सियत के ऊपर एक कॉर्पोरेट शख्सियत चढ़ाने के लिए, लोग कंपनी बनाते हैं टैक्सेशन के अंदर थोड़ी सी प्लानिंग करने के लिए। तो कंपनी ज़्यादातर लोग बनाते हैं अपनी सहूलत, अपनी खुशी से। बट लॉ ये कहता है कि जिसने कंपनी बनानी है वो तो बनाए, लेकिन कुछ जगह लॉ हमें पाबंद कर देता है। वो कहता है ये वो जगह हैं जहां आपको कंपनी बनाना वाजिब है। वो कब है? वो ये कहते हैं कि जब भी कुछ भी ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके कोई बिजनेस कर रहा है और उनकी तादाद 20 से ऊपर चली गई तो उनके लिए वाजिब है कि उन्हें कंपनी बनानी पड़ेगी। आपने बिजनेस लॉ में पार्टनरशिप में ऐसा पढ़ा था कि पार्टनरशिप 20 से ज़्यादा की नहीं हो सकती। उसके पीछे रीज़न ये थी कि कंपनी लॉ ने मना किया हुआ है। कंपनी लॉ ये कहता है कि 20 से ज़्यादा बंदे मिलजुल के अगर कारोबार कर रहे हैं तो उन पर वाजिब है कि वो कंपनी बना लें, बगैर कंपनी बनाए उनका गुजारा नहीं है, सिवाय 3-4 केसेस के। एक केस ये है कि अगर वो ऑलरेडी किसी तरह के स्ट्रक्चर में रजिस्टर हैं, बैंकिंग कंपनी के लॉ में रजिस्टर हैं, इंश्योरेंस में रजिस्टर हैं, किसी भी और सेटअप में रजिस्टर्ड हैं, तो ठीक है, फिर आपको कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर हैं तो उस रजिस्ट्रेशन को हम काउंट नहीं करेंगे। तो अगर वो 20 से ज़्यादा बंदे मिलजुल के काम कर रहे हैं और वो कंपनी लॉ के अलावा किसी और लॉ में अदर देन पार्टनरशिप रजिस्टर हैं तो फिर उनको कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। देन अगर प्रोफेशनल्स हैं तो प्रोफेशनल्स के, अक्सर प्रोफेशनल्स के लॉ में मना होता है कि ख़बरदार आप लोग कंपनी नहीं बनाएंगे। तो भले 20 से ऊपर जा रहे हो, प्रोफेशनल्स का मतलब है अकाउंटेंट, लॉयर, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, जो लोग डिफरेंट प्रोफेशंस में होते हैं। तो अगर प्रोफेशनल्स ने मिलकर फर्म बनाई हुई है और उनके प्रोफेशन के रूल्स ने मना किया हुआ है कि आप कंपनी नहीं बनाएंगे, तो ये लोग कंपनी नहीं बनाएंगे। देन जॉइंट फैमिली, अगर एक जॉइंट फैमिली अपना ही फैमिली बिजनेस रन कर रही है तो भले उसमें 50 मेंबर्स हैं, उनको कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक पार्टनरशिप ऑफ जॉइंट फैमिलीज़ है, 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज़ अगर मिलजुल के काम कर रही हैं और मिलजुल के काम करते हुए उनके मेंबर्स 20 से ज़्यादा हैं, तो एक दफ़ा दोबारा गिनने हैं, उसमें छोटे मेंबर्स भी शायद काउंट हो रहे हों, माइनर्स। अगर माइनर मेंबर को हटा दें और देखें बड़े कितने हैं और वो बड़े अगर 20 के अंदर अंदर आ जाते हैं तो उनको कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल 2 फैमिलियां थीं और वो 2 फैमिलियां आपस में, फर्ज करें एक राजपूत फैमिली थी और एक जो है वो बटों की फैमिली थी, ठीक है। तो बट फैमिली और कौन सी फैमिली थी दूसरी? राजपूत। अब ये 2 फैमिलीज़ मिल के जो है, अब पता नहीं फैमिली है या कास्ट है, लेकिन बहरहाल चलें, एक फैमिली जिसमें बहुत सारे बट हैं और एक फैमिली जिसमें बहुत सारे राजपूत हैं, ये लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो 15 बंदे बट फैमिली से और 20 बंदे राजपूत फैमिली से, कितने हो गए? 35। लेकिन जब पूरी फैमिली बिजनेस में थी तो छोटे बच्चे भी बिजनेस में थे। जब बच्चों को काउंट किया तो वो निकले 18। जब 18 बच्चों को माइनस किया 35 में से तो टोटल कितना बच गया? अब ये तादाद 20 से नीचे चली गई, इनको कंपनी बनाना वाजिब नहीं है। तो अगर हम सेक्शन की तरफ आएँ तो सेक्शन ये कहता है कि कहाँ कंपनी बनाना वाजिब है। कोई एसोसिएशन, पार्टनरशिप या एंटिटी 20 से ज़्यादा बंदों की नहीं चलेगी कोई भी बिजनेस करने के लिए जब तक वो रजिस्टर नहीं हो जाते एज कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। पेनल्टी चार्ज कर दी उन्होंने कहा, इसको भूल जाएं क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा पर्सनल लायबल होंगे सारी लायबिलिटीज़ के लिए। ये बड़ी मजाकिया से मुझे पेनल्टी लगती है। अगर एक पार्टनरशिप कंपनी के तौर पर रजिस्टर ना हो तो हम उन्हें क्या डरा रहे हैं, आपको पर्सनल लायबिलिटी पड़ेगी। वो उन्हें पहले से पर्सनल लायबिलिटी थी, तो ये तो मजाक है। हाँ, दूसरा उन्होंने कहा आपको लेवल 1 पेनल्टी चार्ज करेंगे। लेवल 1 पेनल्टी का मतलब है दर्जा अव्वल का जुर्माना। कितना है लॉ ने बताया ही नहीं, तो फिर अब क्या करें? कुछ ना करें, बस लेवल 1 याद कर लें। सीलो की सबसे प्यारी बात है, सोचना ही नहीं। कंपनीज एक्ट में आगे चल के 479 सेक्शन के आसपास एक सेक्शन है जो बताता है कि जुर्माने 3 लेवल के होते हैं। पुराने ज़माने का जो कंपनीज ऑर्डिनेंस था बड़ा भयानक था, हर सेक्शन के एंड पे लिखा होता था इतने 1000 का जुर्माना, इतने 100 का जुर्माना, इतने लाख का जुर्माना। ये नया कंपनीज एक्ट बहुत अच्छा आया है, इसने जुर्मानों को 3 मोटी मोटी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3।
चंद हज़ार तक की रेंज के जुर्माने को ये लेवल 1 कहते हैं, चंद लाख तक के जुर्माने को ये लेवल 2 कहते हैं, और चंद करोड़ तक की रेंज के जुर्माने को लेवल 3 कहते हैं। कैटेगरीज बनी हुई है, स्केल बनाया हुआ है। अब जज के ऊपर है उस वक्त मौके की मुनासबत से कि उस लेवल के अंदर वो लोएस्ट साइड पे जाता है या हायर साइड पे जाता है, स्केल बने हुए हैं। तो ऐसे में हमने ना वो स्केल की अमाउंट याद रखनी है, ना ये सोचना है कि किसको कम पड़ेगा ज़्यादा पड़ेगा, हमने याद रखना है लेवल 1। तो कुछ जगह लेवल 1 है, कुछ जगह लेवल 2 है, कुछ जगह लेवल 3 है। तो किताब में जगह जगह पेनल्टीज़ हैं। बाय द एंड ऑफ सेशन हम इसका कोई शॉर्टकट निकाल चुके होंगे कि लेवल 1, 2 और 3 की क्या कैटेगरीज हैं। तो इनको लेवल 1 फाइन पड़ेगा। एक्सेप्शन बात हो गई है, सिर्फ इंग्लिश हमने देखनी है। कोई एसोसिएशन बॉडी और एसोसिएशन अदर देन पार्टनरशिप फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी अदर पाकिस्तानी लॉ, अगर किसी और पाकिस्तानी लॉ में रजिस्टर हुए हुए हैं तो फिर यहाँ रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। जॉइंट फैमिली जो जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रही है उसको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप और 2 और मोर जॉइंट फैमिलीज जहाँ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स उन फैमिलियों के माइनस को हटा के 20 से ऊपर ना जाएं, या कोई पार्टनरशिप जिसमें लॉयर, अकाउंटेंट या कोई भी प्रोफेशन मिलके काम कर रहे हैं जहाँ प्रैक्टिस एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी परमिटेड नहीं है उनके लॉ या रेगुलेशन में। तो 20 से ज़्यादा बंदे होंगे उन पर रजिस्टर होना वाजिब है, लेकिन इन 4 केसेस में वाजिब नहीं है। कौन से 4 केसेस? जॉइंट फैमिली या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलियाँ जो मिलजुल के काम करें, 20 से कम हो अगर बच्चों को माइनस कर दें, प्रोफेशनल्स, या किसी और लॉ में रजिस्टर हुआ हुआ कोई इदारा अदर देन पार्टनरशिप। ये 4 तरह के केसेस में आपको कंपनी रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ करें अब आपको कंपनी रजिस्टर कराने की ज़रूरत पड़ गई, अब आप क्या करेंगे? अब आपको पता होना चाहिए कि हम कंपनी कम से कम कितने बंदों से रजिस्टर करवाएं। तो सिंगल मेंबर कंपनी 1 बंदे से रजिस्टर होती है, प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा से रजिस्टर होती है, तो पब्लिक कंपनी कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा से रजिस्टर होती है। तो जब भी कोई इतने लोग मिलजुल के लॉफुल काम कर रहे हैं तो वो मिल के अपने आप को एज आ कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रहे, आपने किसी भी वक्त मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे गए तो मसला हो जाएगा। और कंपनी में कम से कम एक बंदा ज़रूर होना चाहिए जो कंपनी को चलाता रहे। तो अगर इन 3 में से एक छोड़ गया तो कितने रह जाएंगे? कुछ ना कुछ चला लेगा। इन 2 में से एक चला गया, एक, ये 1 में से एक चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है बाकियों को तो हम कहेंगे देखो तो मिनिमम से नीचे हो गए हो, तो इनको लॉ एक डेडलाइन दे देता है कि आप 180 दिन के अंदर अंदर अपने नंबर्स पूरे कर लें। अगर 180 दिन में अपने नंबर पूरे नहीं करते तो फिर इन लोगों को पर्सनल लायबिलिटी पड़ना शुरू हो जाती है। यानी हम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चलने वाले इदारे को इलीगल मानते हैं। लेकिन लॉ ने इनको गुंजाइश दी है कि भाई अचानक से एक बंदा मर गया तो फ़ौरन से थोड़ी नया मेंबर आ जाएगा, टाइम लगेगा। तो 180 दिन की लॉ ने डेडलाइन दी हुई है अपनी तादाद पूरी करने के लिए। लेकिन ये एसएमसी 1 से 0 पे चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एसएमसी वाले बंदे ने अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हुए एक एडिशनल काम करना है। उसने जो मेमोरेंडम को साइन कर रहा है, मेमोरेंडम वो जो डॉक्यूमेंट जैसे आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं, उसने नॉमिनेट कर देना एक बंदे को कि भाई मेरी डेथ के केस में ये बंदा आएगा, ये कंपनी को कुछ अरसे के लिए चलाएगा एज अ ट्रस्टी, और ये मेरे असल वर्सा को मेरे शेयर्स ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा। यानी वो जिसको नॉमिनेट कर रहा है वो नॉमिनी उसका वारिस नहीं है, नॉमिनी केयर टेकर है, शायद उसका भाई है। तो उसने नॉमिनेट किया कि अगर मेरी डेथ हो गई तो ये बंदा आएगा और मेरी कंपनी के मेरे शेयर्स या मेरे जो एसेट्स हैं वो मेरे बच्चों तक मुंतकिल कराएगा। अगर तो इसका एक ही बच्चा हुआ, एक ही वारिस हुआ और एक बंदे के शेयर एक को ही मिल गए तो ये कंपनी एसएमसी ही रहेगी। और अगर एक से ज़्यादा लोगों में डिवाइड करनी पड़ गई तो फिर आप कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो ये इन्होंने कहा है कि वो ट्रांसफ़र कर दे शेयर्स, वो बंदा आके लीगल हेयर्स को इस्लामिक लॉ के मुताबिक, और अगर वो नॉन मुस्लिम है तो जो जिस भी लॉ को फॉलो करते हैं उसके मुताबिक कर दे, और मैनेज कर दे कंपनी के अफेयर्स तब तक जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाते। अगर एक से एक को ट्रांसफ़र होगा तो एसएमसी, और अगर ज़्यादा को ट्रांसफ़र करना पड़ा तो फिर हमें एसएमसी को प्राइवेट कंपनी में बदलना पड़ जाएगा। इसी से कनेक्टेड बात कर लेते हैं ताकि ये पूरा फ्लो हमारा ख़त्म हो जाए। हमने कहा 2 या 3 से कम पे अगर आप काम करेंगे, एसएमसी तो 1 से कम तो 0 हो जाता है ना, तो प्राइवेट अदर देन एसएमसी या बाकी कंपनियां 3 से नीचे काम करेंगी और कंपनी कैरीज ऑन करे बिजनेस फॉर मोर देन 180 डेज, तो हर वो शख्स जो इस टाइम पे बिजनेस कर रहा था वो उन 180 दिन के बाद लाइबल हो जाएगा उस सारे डेट्स के लिए कंपनी के जो उस दौरान किए गए
3 बंदे थे, एक बंदा मर गया, बाकी 2 ने ज़्यादा टेंशन नहीं ली और 180 दिनों में नया मेंबर ढूंढने की कोशिश या उसके वर्षा तक पहुंच के उनको लाने की कोशिश नहीं की। गुजर गए टोटल 200 दिन, फर्ज करें 170 दिन गुजरे थे और तादाद रिस्टोर हो जाती, कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन जैसे ही 180 दिन क्रॉस हो जाए तो समझेंगे डे 0 से जुर्म करते आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। मुजरिम 180 दिन होने के बाद बनेंगे, लेकिन जुर्म रेट्रोस्पेक्टिव काउंट होगा। 179th डे पे भी रिस्टोर हो गए तो कुछ जुर्म नहीं किया, लेकिन 181वें दिन पे हम कहेंगे कि पिछले 181 दिन से तुम लोग कुछ गलत कर रहे हो। और पिछले वो 181 दिन में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कंपनी के, वो कॉन्ट्रैक्ट की कंपनी नहीं, ये लोग पर्सनल लायबल हो जाएंगे। हाँ, अगर कंपनी के एसेट से पे हो सकता है तो कंपनी पे कर दे, लेकिन अगर कंपनी पे ना कर सकी तो कौन फंसेगा? ये लोग जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम पे कंपनी को चला रहे थे। सिर्फ एक एक्सेप्शन लॉ ने दी है, अगर आप साबित कर दें कि आपको पता नहीं लगा कि कंपनी मिनिमम से नीचे चली गई है। बड़ी मजाकिया सी एक्सेप्शन है। 2 बंदे कंपनी चला रहे थे, एक चला गया, 180 दिन गुजर गए और दूसरे को अभी तक समझ ही नहीं आई कि मैं कंपनी अकेले चला रहा हूँ। तो अगर वो साबित कर दे कि उसे नहीं पता लगा था कि कंपनी मिनिमम से नीचे चली गई और इतने दिन गुजर गए, तो फिर वो बच सकता है। कैसे बच सकता है? 2 बंदे थे, गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। आपने पिछले टेस्ट में 2 एक्सीडेंट देखे होंगे, ठीक है, उसमें गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जहाज़ का भी जो है ना। तो खैर एक्सीडेंट हो गया, एक मौके पे मर गया बंदा और एक कोमा में चला गया, और वो कोमे में रहा 220 दिन। अब उसको नहीं पता था उन 180 दिनों में कि कंपनी मिनिमम से, इस तरह की ना कोई रिमोट अजम्पशन क्रिएट करनी पड़ेगी। सीए फाइनल में आई कि अपने सेक्शन का एक दफ़ा सवाल पूछा, उसने कहा जी 2 बंदे हैं, एक बंदा लॉन्ग बिजनेस ट्रिप पे दूसरे मुल्क गया और वहाँ वो मर गया। अब लॉन्ग बिजनेस ट्रिप था तो इधर वाले को था 7-8 महीने बाद वापस आएगा, तो वो वापस नहीं आया और इसने भी 180 दिन तक ध्यान नहीं किया। तो वो पूछ रहे थे कि बताओ लाइबल है या नहीं, तो जवाब देते हुए हमने कहना था अगर पता है तो लाइबल है और अगर नहीं पता था तो नहीं लायबल। तो ये सेक्शन समझ आया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रोवाइडेड दैट मेंबर या मेंबर्स इज इन नॉलेज ऑफ द फैक्ट। तो हमने ये समझा है कि कंपनी क्यों रजिस्टर करवाते हैं। मजबूरन 20 से ज़्यादा बंदों को कंपनी रजिस्टर करानी पड़ जाती है, और अगर रजिस्टर कराएं तो कम से कम कितने से कराएंगे? वो हमने कहा 1, 2 और 3। एसएमसी को अलग से भी कुछ बताना पड़ेगा, और बाकी 2 कंपनियों ने बस ध्यान ये रखना है कि जब चल रही हो कंपनी तो एट एनी गिवन टाइम वो 180 से नीचे ना जाएं, और अगर चले जाएं तो किसी भी टाइम में मिनिमम से नीचे ना जाएं, और अगर चले भी जाएं तो 180 दिन में क्या करें? रिस्टोर कर लें, अपने मेंबर दोबारा से बेहतर कर लें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्रेक लगाता हूँ। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हमने बातें की हैं, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? जी जी, वो जो 4 एक्सेप्शन है वो किस चीज़ की थे? रूल ये था कि जब भी हमें 20 से ज़्यादा लोग कोई भी कारोबार करते नजर आएँ और वो लोग कंपनी ना हो, तो कंपनी लॉ कहेगा कि वाजिब है तुम लोगों पे कि कंपनी रजिस्टर करा लो। लेकिन 20 से ऊपर हो और फिर भी कंपनी लॉ क्यों नहीं कहेगा? वो 4 वजूहात हैं। जी जी, अगर 2 जॉइंट फैमिलीज मिलके 20 से कम ही हैं, टोटली 20 से कम है, तो फिर तो ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। सेक्शन एप्लीकेबल है जब भी कुछ बहुत सारे लोग मिलके 20 से ऊपर हो जाएं, तो हम डर जाते हैं ओहो ये तो रूल वायलेट हो गया, उन्हें कंपनी बनानी पड़ जाती है। तो कंपनी बनानी पड़ जाने की 4 एक्सेप्शन है। तो ये 4 एक्सेप्शन एप्लीकेबल ही तब होंगी जब फर्स्ट हैंड लोग 20 से ऊपर क्रॉस कर गए हों। अगर 20 से ऊपर गए ही नहीं है तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। जी क्लियर? वो भाई का एक सवाल, अपने बच्चों में से किसी को ये जो वो नॉमिनी एक दफ़ा देखते हैं। एसएमसी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम शैल नॉमिनेट अ पर्सन। नहीं बताया उन्होंने, नहीं बताया।
नहीं बताया। ये करना है कंपनी लॉ में, बाकी ये करना है, पढ़ना है, नहीं बताया। तो फिर याद क्या करना है? तो वो पूछ क्या सकते हैं जो नहीं लिखा? जिंदगी बड़ी आसान है। फॉर द पर्पज ऑफ योर नॉलेज बता दूं, ब्लड रिलेशन और स्पाउस इसमें अलाउड है। इमीडिएट वालिदैन, इमीडिएट औलाद, बहन भाई और मियाँ या बीवी, ये वो लोग हैं जिनमें से आप किसी को, और सिबलिंग्स, ये वो चंद लोग हैं जिनको आप नॉमिनी कर सकते हैं। बट वो सेक्शन थोड़ा आगे जाके आता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अपने सिलेबस में ध्यान ये रखना है कि हमने उतना याद करना है जितना लिखा हुआ है। तो बीच बीच में आप कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेंगे और मैं कभी कभी ऐसे जवाब दे दिया करूँगा, लेकिन आपने उसको बाद उसको उठा के कचरे में फेंक देना है और वो याद रखना है जो यहाँ लिखा हुआ है। ये एक पर्सन को नॉमिनेट करेगा। कौन होगा वो पर्सन जिसको वो नॉमिनेट करेगा? ठीक है जी, सवाल खत्म हो गए थे, लेकिन एक भाई के सवाल के बाद अचानक से 3-4 और हाथ खड़े हो गए। चलो हमारे पास 1 आध मिनट ही और है, चूंकि फिर हम माहौल ख़राब नहीं कर सकते। नहीं, अब जो है ना, एक सवाल यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, 3। जी वो वाले भाई, कौन सा वाला? ये वाला सेकेंड लास्ट लाइन, लाइबिलिटी वाला। ये ठीक है। जॉइंट एंड सेवरल याद है? बचपन में पढ़ा था। पार्टनरशिप में क्या लाइबिलिटी होती है? जॉइंट एंड सेवरल। हम उन सबको कलेक्टिवली भी लाइबल कर सकते हैं और उनमें से किसी एक को पकड़ के बगैर बाकियों को पूछे उसको भी लाइबल कर सकते हैं। तो किताब आपको बताना जॉइंट एंड सेवरल चाह रही है, लेकिन उसने अल्फाज उस तरह के इस्तेमाल नहीं किए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वो शख्स जो इस दौरान कंपनी को चला रहा है शैल बी सेवरली लाइबल, अकेले अकेले भी लाइबल है फॉर पेमेंट ऑफ होल डेट ऑफ कंपनी जो उस टाइम में एंड मे बी सूड देयरफॉर, ताहम उसको केस किया जा सकता है विदाउट जॉइंडर इन सू ऑफ एनी अदर मेंबर। वो एक अकेले बंदे को ले जाके दूसरे बंदे को बगैर साथ मिलाए उस अकेले पे भी केस किया जा सकता है। तो बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइबिलिटी कलेक्टिव तो है ही है, अकेले अकेले भी, आप में से किसी एक को भी पकड़ के उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली जा सकती है। आप पेपर में अगर लिखना चाहें तो आप जॉइंट एंड सेवरल के अल्फाज लिख सकते हैं। सिर्फ डेफिनेशन में हम पाबंद हैं कि हम किताब को फॉलो करेंगे, बाकी जगह हम अपने अल्फाज लिख सकते हैं। जी 3 हमने सवाल लेने थे, एक वो और एक यहाँ से था। जी सर मेरा भी क्वेश्चन है, अब मेरा एक सवाल है, लेकिन सवाल पूछने से पहले ही भाई का हासा निकल गया, इसका मतलब है कि आपके पास कोई गैर ज़रूरी सवाल है। जी जॉइंट फैमिली, 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज या एक जॉइंट फैमिली जो जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रही है। अब आप कहीं ये तो नहीं पूछना चाह रहे जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं? क्योंकि मैंने उधर भी ऐसे ही जवाब देना है। जॉइंट फैमिली उसे कहते हैं जो जॉइंट फैमिली होती है। जी जी बिल्कुल, तभी तो हम एक्सेप्शन की तरफ आए हैं। 2 के कंबाइंड होके 20 से ऊपर जा सकते हैं अगर बच्चों को माइनस करके आप 20 के नीचे रह जाएं। क्लियर? यहाँ से किसका सवाल था? ड्यूरिंग 180 डेज और आफ्टर 180 डेज वो सारे के लिए रेगुलर होता है। जी अब ये ड्यूरिंग 180 डेज एंड आफ्टर 180 डेज, अब इसकी खिचड़ी क्या है? पहले 180 दिन तक वो बिल्कुल लाइबल नहीं है, लेकिन जैसे ही 180 दिन क्रॉस हो गए तो डे 0 से लेके उस सारे डिफॉल्ट टाइम के लिए वो लाइबल होगा। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए? कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। कौन सा टाइम? वो जो 180 दिन और उसके बाद वो काम करते रहे। तो आफ्टर 180 डेज लाइबल होंगे, लेकिन होंगे किस टाइम पीरियड के लिए? दैट टाइम के लिए। कौन सा टाइम? जब वो अपना मोर देन 180 डेज के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे पे चलाते रहे। तो लाइबिलिटी एक्रू होगी 180 दिन गुजरने के बाद, लेकिन उसका दायरा होगा उस तमाम टाइम के लिए। अब आपने 225वें दिन मेंबर रिस्टोर किए तो उन 225 दिन में होने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आप लायबल हो जाएंगे। डन? आगे चलते हैं क्योंकि दामन वक्त को भी तो साथ साथ देखना है। स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब
कंपनी रजिस्टर करानी है। हम इस मरहले पे आगे कि हमें समझ आ गया कि कंपनी बनती क्यों है, क्या मामला है। अब ये चैप्टर जो है ना हमें छोटे छोटे से बहुत सारे रूल्स बताता है कि कंपनी क्या है, कंपनी किस तरह से बन रही है, उसमें आपने किस किस डॉक्यूमेंट में क्या लिखना है। तो जब कंपनी रजिस्टर कराने की बात आती है तो एक नया वर्ड आ जाता है प्रोमोटर्स का। प्रोमोटर्स कहते हैं उन जज्बाती जोशीले नौजवानों को जो चाहते हैं कि उनकी खुद की कंपनी हो, जो एक नए आइडिया को लेके बहुत ज़्यादा छलांगे मार रहे होते हैं, वो प्रोमोटर्स कहलाते हैं। जो ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम इस नए आइडिया को पार लगा दें, उनको प्रोमोटर कहा जाता है। फिर वो जोशीले नौजवान इकट्ठे होंगे और बहुत सारे लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरने के बाद अल्टीमेटली अपनी कंपनी रजिस्टर करा जाएंगे। तो प्रोमोटर्स को मेंबर नहीं कहेंगे, लेकिन प्रोमोटर्स में से वो जो एंड तक कनेक्टेड रहे और कंपनी को वाकई ही रजिस्टर करा गए, वो मेंबर कहलाएंगे। तो एक स्लैंग वर्ड है प्रोमोटर, लेकिन हम आगे चल के सब्सक्राइबर या मेंबर बोला करेंगे। प्रोमोटर वो लोग हैं जिन्होंने शुरू का प्रोसेस गुजारा। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस तरह से अल्लामा इकबाल और कायद आज़म दोनों प्रोमोटर थे, लेकिन कायद आज़म बानी बने और अल्लामा इकबाल बानी नहीं कहलाए। तो प्रोमोटर में और बानी में फ़र्क है। बानी को कहेंगे सब्सक्राइबर, बानी उसे कहेंगे जिस दिन कंपनी बनी जो उस वक्त मौजूद था और साइन कर रहा था उन कागज़ों पे, वो सब्सक्राइबर है। और प्रोमोटर हर वो शख्स है जिसने कंपनी रजिस्टर कराने की कोशिश की। ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे प्रोमोटर और एंड करेंगे सब्सक्राइबर्स। तो हो सकता है सारे प्रोमोटर्स ही सब्सक्राइबर ना बन सकें। 7 दोस्त मिलकर कंपनी बनाना चाह रहे थे, 2 को पैसे नहीं मिले वालिदैन से, वो साइड पे हो गए। बाकी 5 में से एक लड़ाई करके चला गया और अल्टीमेटली कंपनी की रजिस्ट्रेशन 4 लोगों ने कराई। तो 4 बन गए सब्सक्राइबर और वो 7 थे प्रोमोटर। कानून को सब्सक्राइबर से लेना देना है, प्रोमोटर से ज़्यादा लेना देना नहीं है। प्रोमोटर को सिर्फ हम एक प्रॉस्पेक्टस में एक जगह एहतियात करेंगे कि वो शामिल ना हो उस प्रोसेस में, अदरवाइज हम थ्रू आउट सब्सक्राइबर और मेंबर की बात करते हैं। तो अभी सब्सक्राइबर और मेंबर का क्या फ़र्क है वो भी थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। अब प्रोमोटर्स ने किन स्टेप से गुजरना है। जब आपने कंपनी रजिस्टर करानी है तो टेक्निकली 4 मेन स्टेप हैं। सबसे पहले आप एक सूटेबल नेम रखें। अब इस चैप्टर में ना चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं, मैं एक इस अपनी कहानी के सीक्वेंस में आपको चीज़ें बता रहा हूँ। इन 4 स्टेप्स में हम तकरीबन चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर हम जो चेंज होगी डॉक्यूमेंट्स को, उसको एक और फ्रेमवर्क के थ्रू समझ लेंगे। सबसे पहले आपने एक प्यारा सा नाम चूज़ करना है। नाम के ऊपर अलग यूनिट है, इन सब पे अलग अलग यूनिट है। सबसे पहले आप एक अच्छा सा नाम चूज़ करेंगे। वो जो प्रोमोटर्स हैं जो चाहते हैं कि हमारी खुद की कंपनी रजिस्टर हो, वो एक अच्छा सा नाम चूज़ करेंगे और देखेंगे कि वो नाम गैर कानूनी तो नहीं, उस नाम में कोई मसला तो नहीं, कंपनी लॉ को उस नाम से कोई मसला तो नहीं। फ़र्ज़ करें नाम चूज़ हो गया। अगला स्टेप है वो 2 डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, एक का नाम है मेमोरेंडम और एक का नाम है आर्टिकल। MOA ये शॉर्ट वर्ड्स में हम लिखते हैं और ये अलाउड एब्रीविएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। खाली मेमोरेंडम भी बोल सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी लिख सकते हैं और MOA नाम के लेटर्स भी लिख सकते हैं। तो आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे मेमोरेंडम और एक बनाएंगे आर्टिकल्स। आप कहेंगे सर ये 2 डॉक्यूमेंट्स के हैं, इन दोनों पे हम अभी यूनिट पढ़ेंगे पूरा इंशाल्लाह। मेमोरेंडम बेसिकली आपका शनाख्ती कार्ड है कंपनी का, एक 1 पेजर जिसमें आप कंपनी की बेसिक्स दे रहे हैं, और आर्टिकल आपके वो डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बाय लॉज हैं, जो आप बता रहे हैं कि हमारी कंपनी चलेगी कैसे। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है वो तो हम देखेंगे, नेम के अंदर क्या होता है वो हम देखेंगे। ये 2 चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है, मेमोरेंडम पकड़ना है, आर्टिकल पकड़ना है, और इसके साथ एक डिक्लेरेशन देनी है, हल्फिया बयान, कि मैं तस्दीक करता या करती हूँ कि दिए गए कवायद सही हैं और हम बड़े अच्छे लोग हैं और हम बेईमानी नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें उठा के जमा करा दें रजिस्ट्रार के पास। आप कहेंगे ये रजिस्ट्रार कौन है? कल के चैप्टर में से हमारा रजिस्ट्रार रहता था, SCCP थोड़ी सी बात कर ली थी। SCCP जो अथॉरिटी है जो कंपनियों को रजिस्टर करती है, और वो अथॉरिटी जो कंपनियों के रूल्स बनाती है, उस अथॉरिटी के अंदर कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको हम कहते हैं रजिस्ट्रार। ये ऑफिसर कंपनियों से कनेक्टेड रहते हैं, कंपनियों से डाटा कलेक्ट करते हैं, कंपनियों के डाटाबेस को मैनेज करते हैं। तो कंपनियों के ज़्यादातर जो भी काम होते हैं ना अपनी इंफॉर्मेशन देने या लेने वाले, वो रजिस्ट्रार के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो रजिस्ट्रार SCCP का ऑफिसर है। जिस तरह से FBR इदारा है उसका ऑफिसर होता है कमिश्नर, इसी तरह से SCCP इदारा है और ऑफिसर का नाम क्या है? रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार पे कल हम बात नहीं कर सकते थे, हमें किसी दिन मौका मिल गया तो छोटी सी बात है 5 मिनट की, वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, मेमोरेंडम, आर्टिकल और एक डिक्लेरेशन उठा के किसे जमा करा देनी है? रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, रजिस्टर करने का आपको सर्टिफिकेट दे देगा।
कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई। जिस दिन ये सर्टिफिकेट मिल गया गोया आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहले इन 2 स्टेप्स को जोड़ के पढ़ेंगे, फिर नेम पे डिबेट करेंगे, फिर मेमोरेंडम पे, फिर आर्टिकल पे, फिर इसके चेंज पे, और फिर छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा लगा, मैंने छुट्टी हो जाएगी बोला तो आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट नहीं आई। फाइनली वो जो जोश चाहिए था वो आ गया है। आ गया ना सर, छुट्टी सर 5 महीने छुट्टी ही तो कर रहे थे, 4-4.5 महीने हमने सीलो सिंबॉलिकली उठाया हुआ था। जालमों पैसे किसी और को दे देते हो, पढ़ते किसी और से हो, ऊपर से मेरिट ले लेते हैं तो भी दूसरे कॉलेज का ही नाम लगता है। मेरे साथ फाइनल के कॉर्पोरेट लॉ में इतनी दफ़ा ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, खैर किताब सोर्स बुक के तौर पर मेरी चल रही होती है, बच्चा जो है ना वो रजिस्टर कहीं और हुआ होता है, क्रैश हमारा पढ़ के चला जाता है। चलें कोई नहीं, खैर है, इस तरह से होता है। ये स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में अब हम ये इन स्टेप्स को पढ़ने लगे हैं। ये स्टेप्स ध्यान में रखने हैं, हम पूरे चैप्टर को इन स्टेप्स के गिर्द रिवॉल्व करवाएंगे। डॉक्यूमेंट्स जब आपने फाइल करने हैं, आप एक डिक्लेरेशन देंगे कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ के साथ। इसमें एक दफ़ा वो कर देते हैं 1, ठीक है, फ्रेमवर्क ही सारा घूम गया। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस देंगे रिक्वायरमेंट्स लॉ से कि हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को फॉलो किया और इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। रजिस्ट्रार को जब डिक्लेरेशन देंगे तो रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा अगर उस मुतमईन हो जाए कि कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बन रही है, और अगर सारी रिक्वायरमेंट उसे नज़र आए कि हमने फुलफ़िल कर दी। हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल बना के रजिस्ट्रार को जमा कराए, अगर उसे लगता है कि हमने सब फॉलो किया है, उसे लगता है कंपनी इलीगल पर्पस के लिए नहीं बनी, तो वो क्या करेगा, कंपनी को रजिस्टर कर लेगा। अगर रजिस्ट्रार को लगता है नहीं भाई डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ है, कोई कॉन्ट्रेरी है, कोई गैर कानूनी बात है, कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, वो कंपनी से रिवाइज डॉक्यूमेंट मांगेगा। आईकैप एक काम बड़ा अक्सर करता है, आप एडमिशन भेजते हैं, वो आपको एक डेफिशिएंसी लेटर भेज देता है कि आपके कागज़ में ये कमी थी, तो वो हमें एक डेफिशिएंसी लेटर दे देगा कि भाई ये चीज़ ठीक कराओ। अगर हम डेफिशिएंसी नहीं रिमूव करेंगे तो वो हमारी कंपनी को रजिस्टर नहीं करेगा। हम SCCP के पास शिकायत लेके भी जा सकते हैं। रजिस्ट्रार जो ऑफिसर SCCP का, हम मेन अथॉरिटी के पास शिकायत लेके चले जाएं कि तुम्हारा रजिस्ट्रार जान के हमारे साथ जिद कर रहा है और हमारी कंपनी को रजिस्टर नहीं कर रहा। फिर SCCP बहादुर जो फैसला करेगा वो फुल एंड फाइनल होगा। वो फिर आप अदालत में भी नहीं ले जा सकते, वो अथॉरिटी फिर डिसाइड करेगी कि उनके रजिस्ट्रार ने गलत किया है या आपने गलत किया है। अजीब सी बात नहीं है। उसी अथॉरिटी को उनके ऑफिसर की शिकायत करेंगे और फिर अथॉरिटी जो फैसला करेगी वो फाइनल, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये जहन में रखना है। इसके लिए मैं क्लास में समझाता हूँ कि अगर जो है वो एक प्राडो वाला है और एक साइकिल वाला चलते चलते अपनी गलती से प्राडो वाले से टकरा गया, तो गलती साइकिल वाले की, मार उसी को पड़ेगी। अगर एक प्राडो वाला अपनी गलती से चलते चलते साइकिल से टकरा गया तो भी गलती साइकिल वाले की है, मार उसी को पड़ेगी। बदमाशी है ना। तो जो प्राडो वाला है वो हमेशा सही है, और जो साइकिल वाला है तो ये वो प्राडो है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको लगे कि हमारे और SCCP के दरमियान इख्तलाफ राय है, तो SCCP का ही डिसीजन फुल एंड फाइनल होगा, आपकी नहीं सुनी जाएगी। अच्छा जी, अगर वो रजिस्टर कर लेता है तो क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि मुबारक हो, आपकी कंपनी मारज़ वजूद में आ गई है। कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट आपको दे देगा। अभी तक तो कंपनी को आप सोच रहे थे ना, अभी तक वो एक डब्बे के अंदर पैसे रखे होंगे, कंपनी ये होगी, ये बिजनेस करेगी, ये सारी बातें हवा में थी। आज उन्होंने आपको कागजी तौर पर कह दिया कि लो भाई आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई। हमने कहा था ना ये एक वर्चुअल चीज़ है जो गवर्नमेंट रजिस्टर करती है। ये है वो कागज़ जो बताता है कि ये कंपनी रजिस्टर हो गई है। ये रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट देगा जो उसने साइन किया होगा। इस सर्टिफिकेट पे 4-5 तरह की इंफॉर्मेशन होगी। आपका नाम लिखा होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, किस दिन इनकॉर्पोरेट हुए वो लिखा होगा, आप प्राइवेट हो या पब्लिक हो ये लिखा होगा, और आप लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, और लिमिटेड भी कौन सा वाला याद है, शेयर्स वाला या। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5 तरह की इंफॉर्मेशन है, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपका स्टेटस पब्लिक प्राइवेट में से कौन सा है, यानी कि एज पर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट आपका कौन सा स्टेटस है, और एज पर लाइबिलिटी आपका कौन सा स्टेटस है। ये 5 बातें इस पर लिखी होंगी। किताब ये कहती है कि जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो इसके इफेक्ट ये है कि जो भी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, सब्सक्राइबर वो जो बानियान, वो जो मेमोरेंडम पे जिनके साइन है, वो और सब्सिक्वेंट मेंबर जो बाद में आएंगे वो मिल के बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगे। अब ये एक कंपनी है। अभी तक ये 5-6 लोगों का एक गौल था,
जब कागज़ इशू हो गया इसका मतलब अब ये लोग कलेक्टिवली क्या बन गए, ये कंपनी बन गए, और किस नाम से, जो सर्टिफिकेट पे लिखा है। नाउ दे आर कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। अब ये रजिस्टर हुई कंपनी जो कर सकती है वो इनके पास फीचर्स आ गए और इनकी परपेचुअल सक्सेशन भी हो गई। स्टेटस और रजिस्टर्ड ऑफिस इनका क्या होगा, इनका स्टेटस वो होगा जो एप्लीकेशन पे लिखा था, और इनका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से सूबे में होगा, जो ये जो एप्लीकेशन में लिखा होगा वो बातें मान ली जाएंगी। सब्सक्राइबर इनिशियल शेयर्स के मालिक बन जाएंगे, और इन्होंने जिन लोगों को कहा था कि हमारी कंपनी के पहले पहले डायरेक्टर्स ये होंगे, वो लोग पहले ही पहले डायरेक्टर खुद ब खुद तैनात हो जाएंगे। यानी कंपनी रजिस्टर होने के इफेक्ट्स, कंपनी रजिस्टर होने के इफेक्ट्स का थोड़ी सी डिस्कशन चैप्टर में एक और जगह पे भी है। वो कहते हैं जब कंपनी रजिस्टर होती है तो उसके बाद क्या करना होता है। उसके बाद कंपनी के सब्सक्राइबर ने जो वादा किया था कि मैं इतने इतने शेयर्स लूँगा, मैं कहा था ना मैं 5 लाख शेयर्स लूँगा, मैं 10,000 शेयर्स लूँगा, तो लूँगा किससे, कंपनी से। और कंपनी क्या है, वर्चुअल चीज़। तो अब एक कंपनी का बैंक अकाउंट खुलेगा और वो तमाम लोग जिसने कहा था मैं शेयर खरीदूंगा, वो उतने पैसे उठा के उस बैंक में डाल देंगे। पता है कितने दिनों के अंदर, एज में बी स्पेसिफाइड। ये जगह जगह हमारे साथ मजाक होगा कंपनीज एक्ट में कि अक्सर जगह लिखा होगा एज में बी स्पेसिफाइड, जैसे बता दिया जाएगा। किसी दिन मौका हुआ तो मैं बताऊंगा कि एज में बी स्पेसिफाइड इतनी दफ़ा क्यों लिखा हुआ है, लेकिन अभी क्रैश में उतना मार्जिन नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये हम लोगों ने कहा कंपनी रजिस्टर हो गई। हम वापस अपनी कहानी पे आते हैं। ये इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम, जब भी रजिस्ट्रेशन होगी मेमोरेंडम और आर्टिकल बाइंड कर देंगे कंपनी और मेंबर को, जस्ट लाइक कि उन सब लोगों ने उसे साइन किया है, तो बाद वाले आने वाले मेंबर भी उसी तरह से बाउंड होंगे। ये सबसे आखिरी सफ़े पे लिखा हुआ है। जितनी भी मनी पेबल बाय सब्सक्राइबर अगेंस्ट शेयर सब्सक्राइब एक डेट ड्यू होगा, और वो उस टाइम, मैनर और तरीके से दिया जाएगा जो बाद में SECP बता देगा। अगर रजिस्ट्रार की किसी डायरेक्शन की कोई वॉलेशन की तो आपको पेनल्टी पड़ जाएगी लेवल 1 की। तो मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके एक स्टोरी में उसको हमने फिट कर दिया। यहाँ तक बात समझ आई? एक भाई का एक सवाल है। जी, ये शेयर होल्डर जो कंपनी के शेयर खरीदेंगे, ये कितने का खरीदेंगे, कैसे डिसाइड होगा, इन्होंने ही लिखा होगा। अभी मैं मेमोरेंडम बताऊंगा, तो मेमोरेंडम में इन सब ने अपने नाम के आगे लिखना होता है कि कितने शेयर्स लेंगे, और ये इन्हीं लोगों ने तय करना है कि कंपनी कितने कैपिटल से चलेगी। यही तय करेंगे कि पर शेयर कितने रुपए का होगा, और यही वो सारी चीज़ तय करेंगे। तो थोड़ी सी बात आज मेमोरेंडम के एंड पे होगी, और थोड़ी सी कल शेयर कैपिटल के चैप्टर में इंशाल्लाह होगी। हम थोड़ा सा उसको ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ लेंगे। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम अपने स्टेप्स पे वापस आ गए। हमने कहा नेम, मेमोरेंडम आर्टिकल जमा कराओ, रजिस्टर हो जाएंगे। अब पहला स्टेप, नेम। एक अच्छा सा नाम हमने चूज़ करना है अपने इदारे के लिए। ये जो आपका नेम है, ये इदारे की शनाख्त है। ये इतना अहम स्टेप होता है कि आधे लोग तो यहीं फटा करके चले जाते हैं। वो 6 लोग जो कहते थे ना मिलजुल के 10 साल तक एक साथ बिजनेस करेंगे, वो एक नाम पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे होते। तो उन्हें समझ आ जाती है कि ये सब ख्यालात थे, ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारी आपस में नहीं बनती। तो सबसे पहले एक सूटेबल नेम चूज़ किया जाएगा। अब सूटेबल नेम कैसे चूज़ होगा, इसमें 1 दबा दीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह। सूटेबल नेम, अच्छा नेम किसे कहते हैं? कुछ नेम ऐसे हैं जो लॉ ने मना कर दिए हैं, कुछ नेम ऐसे हैं जो हैं तो मना, लेकिन SECP से अगर गुंजाइश ले लें, इजाज़त ले लें तो वो अलाउ कर देगा। अब कंपनी बनाते हुए आपने नाम चूज़ करना है, तो नाम ऑब्वियसली ऐसा रखेंगे जिसमें किसी को एतराज़ ना हो। तो लॉ ये कहता है कि आप ऐसा नाम रखें जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नाम ना हो, ऐसा नाम रखें जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड से बहुत ज़्यादा क्लोजली मिलता जुलता नाम ना हो। कंपनी का नाम है गुल अहमद टेक्सटाइल्स लिमिटेड, और आपने लिख दिया अल गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, या द गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। तो आपने क्लोजली रिजेंबल नहीं करना, सेम नाम नहीं रखना, डिसेप्टिव नाम नहीं रखना, धोखा देने वाला नाम नहीं रखना। ऐसा ना हो कि आपके नाम से लगे कि आप तो बिज़नेस इस तरह का करते हैं जबकि असल में आप कुछ और तरह का बिज़नेस करते हो। तो नाम धोखा देने वाला ना हो। स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, मतलब कहता पता नहीं क्या बिज़नेस की बातें हो रही होंगी, क्या इंटेलिजेंस की बातें हो रही होंगी, अंदर आते हैं कम दिलों पढ़ा रहे होते हैं। तो ऐसा नाम नहीं रखना जिससे धोखा हो जाए।
तो धोखा देने वाला नाम नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज करता हुआ नाम ना हो, ऐसा नाम इनअप्रोप्रिएट, नामुनासिब नाम नहीं होना चाहिए, अजीबोगरीब नाम नहीं होना चाहिए, गैर अखलाकी नाम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर एक चीज़ ठीक नहीं लग रही है, SCCP को लग रहा है कि नाम ठीक नहीं है, तो उस तरह का नाम नहीं होना चाहिए। देन हम ये कहते हैं कि आपका नाम किसी भी मजहबी ग्रुप को तकलीफ़ मत दे, मजहबी जज्बात मजरू करता हुआ नाम नहीं होना चाहिए। तो कुछ नाम है जो उन्होंने मना कर दिए, ऐसे नाम जिनमें वो वर्ड्स या एक्सप्रेशन है जो SCCP ने मना कर दिया, गैर मुनासिब, अनडिज़ायरेबल या डिसेप्टिव, धोखा देने वाला जो SCCP के ओपिनियन में, ऐसा नाम जो ऑफेंड करे या एक्सप्लॉइट करे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, आइडेंटिकल विद कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नियरली रिजेंबलिंग। तो सेम नाम, करीब करीब का नाम, रिलीजियस जज्बात मजरू करता हुआ नाम, अजीबोगरीब, गैर मेयारी या धोखा देने वाला नाम, या वो वर्ड जो कि मना करती हैं SCCP ने कि आपके नाम में नहीं आने चाहिए। तो हो सकता है कि अलकायदा का वर्ड उन्होंने मना कर दिया हो कि जी आपके नाम में नहीं आना चाहिए। तो अगर आपका जितना मर्जी भी नज़रियाती मोहब्बत हो या आप जितना मर्जी एसोसिएटेड फील करते हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि ये वर्ड आपने इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक लिस्ट है 2 सफ़े की जिसमें उन्होंने एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बता दिए हैं जो मना है, लेकिन हमारे सिलेबस में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। आज मैं स्टूडेंट हूँ सर, फिर कौन सा ऐसा वर्ड है कि के पेपर में पूछ लेगा हाँ भाई ये वर्ड, और हमें कैसे पता लगेगा वो वर्ड मना है? जब वो वर्ड सिलेबस में नहीं है तो वो पूछेगा ही नहीं। डन हो गया। एक दूसरी कैटेगरी आ गई, ये वो नाम है विच रिक्वायर प्रायर अप्रूव ऑफ SCCP। ऊपर वाले नाम तो मना थे, नीचे वो वाले नाम हैं जो अगर आपको इजाज़त मिल जाए तो आप रख सकते हैं। ये वो नाम होते हैं जिसमें कोई ताल्लुक़ नज़र आ रहा होता है, समटाइम आपके नाम में कोई कनेक्शन, एफिलिएशन नज़र आ रही होती है, आपका नाम लिंक कर रहा होता है किसी इदारे के साथ। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर एक बंदा, उसका नाम है परवेज़ अहमद फरीद, और वो अपनी एक हाउसिंग सोसाइटी शुरू करता है और कंपनी का नाम रखता है PAF हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, परवेज़ अहमद फरीद हाउसिंग सोसाइटी, तो आपको सुन के अजीब सा तो नहीं लगा? किसी से ताल्लुक़ तो नहीं फ़ील हुआ? फ़ील हो जाता है। इसका मतलब है कि नाम में उसकी नीयत नहीं थी, वो तो परवेज़ अहमद फरीद था बेचारा, उसने तो अपने नाम पे सोसाइटी बनाई, लेकिन नाम से कनेक्शन नज़र आ गया। तो अगर आपके नाम में किसी इदारे का कनेक्शन हो, गवर्नमेंट की किसी बॉडी का कनेक्शन हो, फेडरल गवर्नमेंट से कनेक्शन हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कनेक्शन हो, इनकी किसी अथॉरिटी से कनेक्शन हो, पाकिस्तान के हेड से कनेक्शन हो, पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क के हेड से कनेक्शन हो, मौजूदा हेड ऑफ स्टेट से कनेक्शन हो, पिछले किसी हेड ऑफ स्टेट से कनेक्शन हो, किसी इंटरनेशनल गवर्नमेंट से कनेक्शन हो, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन हो, अगर आपका नाम ऐसा है विच हैज़ सम कनेक्शन, तो फिर SCCP से पूछे बगैर आप नाम नहीं रखेंगे। आप SCCP से पूछेंगे, SCCP रेलेवेंट इदारे से पूछेगा। अगर आपने अपनी कंपनी का नाम रखना है कि ये बहरिया टाउन लिमिटेड है, तो फिर बहरिया से फीलिंग नेवी की आती है, तो अगर आप SCCP से पूछेंगे, SCCP नेवी से पूछेगा, और नेवी इजाज़त देगी तो SCCP आपको इजाज़त दे देगा। तो SCCP से पूछेंगे अगर आपके नाम में पैट्रनेज हो, पैट्रनेज कनेक्शन हो, ताल्लुक़ हो। पैट्रनेज ये वर्ड का मतलब है ताल्लुक़, वाबस्तगी, एसोसिएशन, किसी भी किस्म का कोई उनसे मुताबिकत आपकी शो होती हो। तो किसी भी पास प्रेजेंट पाकिस्तान या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट से ताल्लुक़ हो, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या उनके किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ हो, कोई भी फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के अंदर सेटअप हुई हुई कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ हो, किसी फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ हो, या किसी मुदारबा मैनेजमेंट से कोई लिंक नज़र आ रहा हो। इस जुमले पे कैरी फॉरवर्ड लिख दें, ये भी मैं नहीं बता रहा, हम आगे चल के मुदारबा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे एक और चैप्टर में, तो उस वक्त ये जुमला आपको ज़रा बेहतर समझ आ जाएगा। मैं इस वक्त उसमें ज़्यादा डीट्रैक्ट नहीं होना चाह रहा। या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसको किसी न किसी किस्म के लाइसेंस की ज़रूरत है गवर्नमेंट से, वो नहीं रख सकते जब तक कि SCCP ये कंफर्म ना कर ले कि आपने वो वाला लाइसेंस जो चाहिए था वो ले लिए या नहीं। फ़र्ज़ करें आप लीजिंग का काम शुरू कर दें, लीजिंग के काम के लिए आपको लैब लीजिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ती है और एक लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अगर आपके नाम में लीजिंग आ गया तो SCCP अलर्ट हो जाएगा, कहेगा नहीं भाई लीजिंग का नाम वो रख सकते हैं जो लैब के साथ रजिस्टर हो। तो SCCP पहले कंफर्म करेगा फिर अलाउ करेगा वो वाला नाम यूज़ करना। तो बजाय इसके कि किताब लिस्ट दे देती कि नाम कौन कौन से अलाउड है, उन्होंने कहा कौन कौन से मना है। ये वाले सिरे से मना है और ये वाले इजाज़त से रखे जा सकते हैं, परमिसिबल है। अब आपने एक नाम चूज़ कर लिया और बड़ी मुश्किल से समझ आ गया कि ये नाम फिट हो रहा है। अब आप नाम रख के
फिर सोचा चलो मेमोरेंडम बनाते हैं, फिर आर्टिकल बनाते हैं, फिर तसल्ली से जमा कराएंगे। तो आपने क्या किया, 25-30 दिन इस सारे प्रोसेस में लगा दिए, और जब पहुँचे तो पता लगा पिछले 20-25 दिन में कोई और दोस्त ये नाम ले उड़ा। क्योंकि आपने नाम सोचा था दिमाग में, इनसे बुक तो नहीं करवाया था नाम, तो लॉ ने आपको इजाज़त दी हुई है कि आप नाम को रिजर्व करवा सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, और एप्लीकेशन देने का तरीका बड़े भरपूर तरीके से वाज़ेह किया। एप्लीकेशन देंगे एक स्पेसिफाइड फॉर्म में और ऐसे तरीके से जिसमें एक स्पेसिफाइड फ़ी होगी, सब बता दिया। एक स्पेसिफाइड तरीके से, एक स्पेसिफाइड वे में, एक स्पेसिफाइड फॉर्म में, एक स्पेसिफाइड फ़ी दे के आप नाम रिज़र्व करा सकते हैं। आधे टाइम तो गमती लो ये मजाक कर जाता है, तो बस आप नाम रिज़र्व करा सकते हैं, और कुछ नहीं बताया इसने। रिजर्वेशन 60 दिन तक के लिए हो सकती है, और अगर उन समझ आ गया कि आपने झूठ बोल के रिजर्व करवाया था, तो एक तो वो रिजर्वेशन कैंसिल कर देंगे, दूसरा आपको पेनल्टी चार्ज कर देंगे। पेनल्टी चार्ज कर देंगे, लेवल 1, 2, 3 नहीं लिखा किताब में। जहाँ पे भी खाली पेनल्टी लिखा है उसका मतलब लेवल 1 पेनल्टी है, अगर खाली पेनल्टी लिखा है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है उस नाम से, तो कहेंगे भाई अब अपना नाम बदल लो, तुमने धोखा दिया था हमें, तो उन्हें नाम बदलना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर देता है, तो जो जज्बाती हजरात हैं वो 30 दिन में शिकायत लेके बड़ी अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, SECP, और ऑर्डर ऑफ SECP शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट, और उनका किसी और के पास शिकायत लेके नहीं जानी, जो हमने कह दिया वो कह दिया। अब जब नाम की बात आती है तो सिर्फ एक और रूल इससे कनेक्टेड पढ़ लेते हैं, नाम की पब्लिकेशन। जब आप नाम तय कर चुके होते हैं और जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है उस नाम के साथ, तो फिर आप क्या करते हैं, आप उस नाम को जगह जगह डिस्प्ले करते हैं। कंपनी के तमाम ऑफिसेस के बाहर उर्दू या इंग्लिश में दिखाएंगे, कंपनी के तमाम लेटर हेड्स पे दिखाएंगे, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स पे दिखाएंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स पे दिखाएंगे, इनवॉइसेस पे दिखाएंगे, या उर्दू ज़बान या इंग्लिश ज़बान में दिखाएंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अरेंजमेंट, कोई डॉक्यूमेंट अगर कंपनी की तरफ से इशू हुआ है और उस पर कंपनी का नाम नहीं है, तो ये गलत हरकत है। एक तो पेनल्टी पड़ेगी, और जिस ऑफिसर ने वो डॉक्यूमेंट इशू किया उस पर कंपनी का नाम नहीं है, वो ऑफिसर पर्सनली लायबल होगा। फॉर एग्जांपल SBI एक कंपनी हो और आपको एक बंदा रसीद दे और रसीद पे SBI नहीं लिखा हुआ, तो कल को उस बंदे को पर्सनली हेड लायबल किया जा सकता है उन पैसों के लिए कि भाई तुमने SBI के नाम पे तो लिए नहीं, तुमने तो एक सादा कागज़ पे लिए हैं। तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी की लोकेशन, कंपनी की ऑफिसेस पे कंपनी का नाम होना चाहिए। कंपनी की हर मेन लोकेशन पे कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कॉपी पड़ी हुई होनी चाहिए, और कंपनी के बाहर इसका नाम वाज़ेह तरीके से लिखा होना चाहिए। जो ऐसा नहीं करेगा, जो गड़बड़ करेगा, लेवल 1 पेनल्टी पड़ेगी। जल्दी से अगर हम इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेम एंड इनकॉर्पोरेशन नंबर हर लिमिटेड कंपनी का आउटसाइड कंपनी एवरी ऑफिस होगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हर प्लेस पे रखी जाएगी। नेम, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस, फ़ोन नंबर, फलाना फलाना फलाना, सारी चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट्स पे होंगी। जो नाम सही से नहीं डिस्प्ले करेगा उसको लेवल 1 पेनल्टी होगी, और ऑफिसर पर्सनली लायबल होगा किसी भी डेट के लिए अगर उसने कोई भी डॉक्यूमेंट बगैर कंपनी का नाम मेंशन किए इशू किया। तो नेम्स में सिवाय नेम की चेंज से रिलेटेड जो रूल्स हैं, हमने बाकी सारी बातें डिस्कस की। चूँकि चेंज मेमोरेंडम की हो, नेम की हो, आर्टिकल्स की हो, उन सबको मैंने एक प्रोसेस में कवर कराने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। यहाँ तक बात समझ आ रही है? नेम से रिलेटेड अगर किसी का कोई एक आध सवाल हो। नहीं है? छा गए सवाल। जैसे एनपीओ में अगर बताया उसमें ये कि फ़ायदा होता है कि मतलब वो एंड में गारंटी लिमिटेड और वो नहीं लिखते। ठीक है। ऐसे जो कॉलेज वगैरह ये भी मिल गया, ऐसे अगर कंपनी बना ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमने नहीं लगा। जी, अब इन्होंने कहा कि अगर कॉलेज कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो, तो जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे ने कहा था कि हम नाम के साथ लिमिटेड नहीं लगाएंगे, या उनको इजाज़त मिली थी, क्या कॉलेज को इजाज़त मिल सकती है? अगर कॉलेज नॉट फॉर प्रॉफिट है तो उसको इजाज़त मिल सकती है, लेकिन ये कॉलेजेस किसी और प्रोफेशन में आते हैं। हमें ICAP से रजिस्टर होना पड़ता है। जब ICAP से रजिस्टर होते हैं तो हम कंपनी नहीं होते, हमारे एक अलग शनाख्त होती है, इसीलिए फिर हम कंपनी नहीं बनाते। मैंने कहा ना, प्रोफेशनल्स अगर कोई काम कर रहे हों और उनको उनके लॉ ने मना किया और कंपनी नहीं बनानी, तो हम तकरीबन उस रूल में आ जाते हैं। नेम समझ आ गया, वापस आते हैं स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे। अब क्या करना है? मेमोरेंडम बनाए। मेमोरेंडम क्या है? मेमोरेंडम है कंपनी का शनाख्ती कार्ड। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बर्थ सर्टिफिकेट
उन्होंने आपको देना है, बट कवाइफ आपने बताने हैं। आपने कवाइफ जिस डॉक्यूमेंट पे बताने हैं वो मेमोरेंडम है। घबराए तो नहीं बैठे। 1 और 2 थोड़े से ज़रा बाकियों से बड़े हैं, इसमें बातें ज़्यादा हैं लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस रिलेटिवली उतनी ज़्यादा नहीं है। तो एक दफ़ा जब ये ख़त्म हो गया होगा तो फिर हमारे पास मुनासिब साइज़ के चैप्टर्स होंगे तो जिसमें इंफॉर्मेशन कम होगी और फ़ायदे ज़रा ज़्यादा हो रहे होंगे उसमें। मेमोरेंडम वो मेन डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की शनाख्त है, तो उसमें आप कंपनी का नाम, कंपनी का शेयर कैपिटल, कंपनी का मेन बिजनेस, कंपनी का कौन से सूबे में है, कंपनी किन लोगों ने बनाई है, कितनी लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो मेमोरेंडम में इन चीज़ों को क्लॉजेस कहते हैं। यहाँ पे हमें 1 ऑफ करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। इनको हम क्लॉजेस कहते हैं मेमोरेंडम की। तो मेमोरेंडम में सबसे पहले आएगी नेम क्लॉज। एक लाइन में आप कंपनी का नाम लिखेंगे और नाम को डिफरेंशिएट करने के लिए एंडिंग वर्ड्स लगा देंगे। अगर कंपनी पब्लिक है तो उसके एंड पे लिमिटेड आ जाएगा, प्राइवेट के एंड पे, सिंगल मेंबर के एंड पे, ये एंडिंग वर्ड्स हैं। कंपनी का असल नाम तो आपने सोचा है ना, आपने कंपनी का नाम सोचा सितारा टेक्सटाइल्स। सितारा टेक्सटाइल, सितारा टेक्सटाइल, सितारा टेक्सटाइल, सितारा टेक्सटाइल और सितारा टेक्सटाइल। तो जैसी कंपनी वैसा एंडिंग नेम। तो नेम क्लॉज में आपने सिर्फ नाम और नाम के साथ वो क्लोजिंग वर्ड्स ऐड कर देने हैं। फिर आएगा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आपने अपने सूबे के बारे में बताना है, हम कौन से सूबे में रजिस्टर हो रहे हैं। और अगर आप पाकिस्तान में किसी ऐसे इलाके में जो सूबे में नहीं आता लेकिन पाकिस्तान में आता है, वज़ीरिस्तान में आप एजेंसीज़ में हैं, इस्लामाबाद में हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में तो काउंट होते हैं लेकिन किसी सूबे के अंडर नहीं आते, फिर आप उस इलाके का नाम लिखेंगे तो या तो प्रोविंस लिखें या पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी सिचुएटेड। अभी कंपनी बनी नहीं है, आप एक कागज़ पे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप बताएंगे हम कौन से सूबे में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उस सूबे का यहाँ नाम लिखेंगे। तो पहले स्टेप में हमने नेम रखा, फिर हमने रजिस्टर्ड ऑफिस। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, कंपनी का मेन काम क्या है वो लिखेंगे। हमारी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हमारे नाम के साथ मुताबिकत खानी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और हमारा नाम बिल्कुल दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो हमारा एक प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ये क्लॉज पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज कहलाती थी, तो अभी भी कुछ किताबों में और अभी भी कुछ पास पेपर में आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा नजर आएगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज उस वक्त क्या होता था 1984 के ऑर्डिनेंस में, कि जब भी एक बंदे ने रजिस्टर होना होता था ना किसी बिजनेस के लिए, तो वो सारे के सारे अपने ऑब्जेक्ट्स लिख देता था। मुझे अगर स्कूल भी बनाना है ना तो मैं कम से कम 17 सफ़े तक अपने ऑब्जेक्ट्स में यूनिवर्सिटी और पता नहीं क्या क्या लिख डालूंगा, ताकि कल को मैं थोड़ा सा भी बदलूं तो वो ये ना कहेंगे तुमने खिलाफ वर्जी कर दी। तो पुराने ज़माने में आपको 100% ऑब्जेक्ट्स लिखने होते थे। आज के ज़माने का रूल ये है कि जब कंपनी बनाने लगो तो जितने मर्जी काम कर रहे हो कोई मसला नहीं, जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है वो बता दो। अब कहेंगे सर ये मेन लाइन ऑफ बिजनेस कैसे पता लगेगी, उसका एक रूल दे दिया। उन्होंने कहा द बिजनेस जिसमें सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड, या सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्नड और लाइकली टू बी अर्नड। आपके 3 तरह के बिजनेस हैं, उन तीनों में अलग अलग रेवेन्यू आता है। जिस बिजनेस से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो आपका प्रिंसिपल लाइन है। अच्छा, अगर 3 बिजनेस के तीनों के अलग अलग एसेट हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा एसेट है वो प्रिंसिपल लाइन है। लेकिन अगर आपस में झगड़ा हो जाए, अगर रेवेन्यू और एसेट वाइज 2 अलग अलग बिजनेस बन रहे हो, भाई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है, सर्विसेज भी वो करती है और आईटी का काम भी कर रही है, तो पता लगा कि रेवेन्यू वाइज कंस्ट्रक्शन का काम सबसे ऊपर है और एसेट वाइज आईटी का काम सबसे ऊपर है। अब आपस में मुकाबला करेंगे इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो जो उन दोनों में से ज़्यादा बड़ा होगा वो बन जाएगा आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। दोबारा पढ़ते हैं, द बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड, या सब्सटेंशियल एसेट हैं या आप रखने लगे हैं, या सब्सटेंशियल रेवेन्यू आ रहा है या आने वाला है, विच एवर इज हायर। इन दोनों बेंचमार्क में से जो बड़ा होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये जुमला नहीं समझ आ रहा, आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड। कंपनी हमेशा ज़ीरो से थोड़ी बनती है, हो सकता है एक पार्टनरशिप हो जो 17 साल से काम कर रहे थे, अब 20 से ज़्यादा हो गए, मजबूरन कंपनी बना रहे हैं। तो अगर आज चला रहे हैं बिजनेस तो उन्हें आज पता है कि हमारे ज़्यादा एसेट्स कहाँ हैं या ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ है,
और अगर वो जो नए लोग हैं, वो 4-5 लोग जो मिलके बना रहे थे, उनके लिए लिखा है लाइकली टू बी हेल्ड। तो जिसमें आपके सबसे ज़्यादा एसेट्स हैं या मुमकिना तौर पे होंगे, जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है या मुमकिना तौर पे आएगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उससे रिलेटेड जो सेगमेंट है वो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बन जाएगा। तो एक कंपनी भले 17 काम करे, लेकिन उन 17 में से हाईएस्ट रेवेन्यू को मार्क कर ले, उन 17 में से हाईएस्ट एसेट्स को मार्क कर ले। अगर दोनों सेम है फिर तो मसला ही नहीं है। अगर किसी एक सेगमेंट का रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट है और दूसरे का एसेट सबसे हाईएस्ट है, तो एसेट और रेवेन्यू को आपस में मैच कर लें, इन दोनों में से बड़ा कौन है। जो बड़ा है उसका जो सेगमेंट है आप उसे कह देंगे ये है हमारा मेन लाइन ऑफ बिजनेस। ये मेन लाइन ऑफ बिजनेस अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। आपको अनलॉफुल काम नहीं करेंगे, आपको ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो लॉ ने मना की है, कंपनीज एक्ट ने मना की है, या किसी भी किस्म की उसमें कोई गड़बड़ है। तो हमने नेम लिख दिया, रजिस्टर ऑफिस लिख दिया, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिख दिया, छोटी छोटी सी और क्लॉजेज आ गई। लाइबिलिटी क्लॉज, आप लाइबिलिटी क्लॉज में बताएंगे आपकी लाइबिलिटी कितनी है। अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो आप लिख देंगे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज, अगर आप अनलिमिटेड हैं तो लिख देंगे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज, अगर आप गारंटी वाले हैं तो लिख दें लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, और फिर बता दें एक एक्स्ट्रा सेंटेंस में कि वो कितनी लाइबिलिटी है जो आपने गारंटी दी है। तो गारंटी लिमिटेड कंपनी लिखेगी लाइबिलिटी इज लिमिटेड, और फिर एक एक्स्ट्रा सेंटेंस में बताएगी कि हमारे मेंबर्स ने कितनी कितनी गारंटी दी है। वो एक्स्ट्रा सेंटेंस में क्या लिखा है वो हमने नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये लोग एक एक्स्ट्रा सेंटेंस ऐड करेंगे ताकि क्लैरिफाई कर देंगे हम किस हद तक लायबल है। ये क्लॉज समझ आई। देन ऑथराइज शेयर कैपिटल, आप बताएंगे कि हमारा कितना कैपिटल है जो हमारा प्लान है जिससे हम रजिस्टर हों। कौन सा कैपिटल? ऑथराइज किसे कहते हैं? जिसके साथ हम रजिस्टर होने जा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमारा आज का कैपिटल हो, ये वो कैपिटल है जहाँ तक हम मैक्सिमम जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपने बताना है हमारा ये ऑथराइज कैपिटल है और ये इतने शेयर्स में डिवाइड हुआ है। आप कहेंगे ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी इज़ 500 मिलियन डिवाइडेड इनटू 50 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। शेयर्स कितने हैं, वैल्यू पर शेयर कितनी है और टोटल शेयर कैपिटल कितना है वो बताएंगे। हर सब्सक्राइबर ने कम से कम एक शेयर लेना है, बगैर शेयर लिए आप सब्सक्राइबर नहीं बन सकते। हर सब्सक्राइबर अपने नाम के सामने लिखेगा कि उसने कितने शेयर्स लिए हैं, और गारंटी लिमिटेड कंपनी में ये क्लॉज नहीं आएगी अगर उसमें शेयर कैपिटल नहीं हो, तो ये क्लॉज ही गायब हो जाएगी। अब ये बेसिकली हमें बता रहे हैं कि आपने मेमोरेंडम किस तरह से बनाना है। अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लॉज, आप एक अंडरटेकिंग देंगे, आप एक वादा करेंगे। कौन सा वादा? एज मे बी स्पेसिफाइड। तो ये लाइन तो कचरा हो गई। सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर्स का एरिया आएगा। सब्सक्राइबर अपने नाम, पते और बाकी सारे कवायद देंगे। मेमोरेंडम साइन करेंगे एक विटनेस गवाह की मौजूदगी में, वो गवाह अपने भी कवायद देगा और ये जुमला लिखेंगे कि हम वो चंद लोग हैं जिनके नाम दिए हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम ये वाली कंपनी को रजिस्टर कराएं, और जो मेमोरेंडम में हमने नाम शाम लिखे हुए हैं और जितने शेयर्स लिखे हैं इनके तहत हम चाहते हैं कि हम कंपनी के मालिक बन जाएं। जी, अब सवाल ये कि क्या ये वाली लाइन याद करनी है? इस तरह की इस चैप्टर में मुख्तलिफ लाइन्स हैं और इस चैप्टर की वेटेज बाकी चैप्टर से थोड़ी सी स्लाइटली कम है। तो पहले आपने बाकी चैप्टर बहुत अच्छे तैयार किए हुए हैं, तो फिर इधर आके फिर इस तरह की चीज़ों को याद कर लें। चूँकि हूबहू याद करेंगे तो ज़ाहिर है बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर याद ना किया और समझा हुआ और कुछ ना कुछ लिख देंगे तो भी कोई बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है। लेकिन पहले बाकी चैप्टर्स को बहुत अच्छे तैयार करके फिर इधर आना है। इसमें डाटा बहुत ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा रिलेटिवली कम इम्पोर्टेंट है। डन। लॉ कहता है कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं वो प्रिंटेड होने चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइडेड होने चाहिए, तारीख डली हुई होनी चाहिए, तमाम सब्सक्राइबर्स अपने नाम, प्रेजेंट नेम, ऑक्यूपेशन वगैरह, नेशनैलिटी, ये गलती से लिखा हुआ है, यूजुअल एड्रेस और अदर पर्टिकुलर जो हम बताएंगे वो उसके ऊपर लिख के देंगे। अब मेमोरेंडम बनता कैसे वो हमारे सिलेबस में है, लेकिन असल मेमोरेंडम की शक्ल हमारे सिलेबस में नहीं है। जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ आपको असल मेमोरेंडम की शक्ल। ये टेबल बी कहलाता है। आपके कंपनीज एक्ट के एंड पे ना फॉर्मेट दिए हुए हैं डिफरेंट तरह के। फर्स्ट कैजुअल है, उसमें टेबल ए, बी, सी, डी, ई अलग अलग तरह की कंपनियों के मेमोरेंडम और आर्टिकल के फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो टेबल बी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के मेमोरेंडम का फॉर्मेट है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ दिखाना है कि मेमोरेंडम दिखता कैसे है। आप मेमोरेंडम लिखते हैं,
सबसे पहले लिखा नेम ऑफ कंपनीज फलाना, आगे उन्होंने सारी ऑप्शन दे दी, वो ये वर्ड वो वर्ड ताकि आप उसको प्लस माइनस कर लें। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी विल बी सिचुएटेड इन प्रोविंस ऑफ सिंध। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी शेल कैरी ऑन फलाना फलाना फलाना। उसके बाद ये फिर वो वाली जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो कि मैं उस तरह का काम नहीं करूँगा, उस तरह का काम याद है वो एज मे बी स्पेसिफाइड, तो नीचे वो फालतू सी बात है जो हमें अभी नहीं पता। ये वही चल, हम कोई गलत बिजनेस नहीं करेंगे, हम कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग और इस तरह की, ये वो सारी चीज़ें जो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है, तो ये वो अंडरटेकिंग है जो अभी हमें नहीं पता कि क्या होती है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज, लायबिलिटी क्लॉज आ गई। ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनीज इतने मिलियन डिवाइडेड इनटू इतने शेयर्स ऑफ इतने ईच, और एंड पे वी द सेवरल पर्सन जिनके नाम पते दिए हुए हैं, हम सारे एग्री करते हैं। कौन? इस तरह से पे टेबल सा बना हुआ होता है, नाम, NIC नंबर, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, फलाना एड्रेस, फलाना, साइन आ रहे होते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ हर बंदा अपने नंबर ऑफ शेयर्स लिखता है अपने नाम के आगे, और उन्होंने कहा होता है कि जो हमारे नाम के आगे शेयर्स लिखे हैं, जिस दिन कंपनी बनी इतने पैसे हम लोगों ने कंपनी को देने हैं। इसके बाद वो जो गवाह था वो अपने पर्टिकुलर्स देता है। गवाह बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वरना एक बंदा क्या करेगा, 6 बंदों के बिहाफ पे लाके डॉक्यूमेंट दे देगा, ये लो जी हम 6 बंदे कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं। तो गवाह की मौजूदगी में 6 अलग अलग लोगों ने साइन किए हों, उन्होंने अपने कवायफ लिखे हों, और गवाह तस्दीक करे कि हाँ भाई मैं तस्दीक करता हूँ कि मेरी मौजूदगी में लोगों ने साइन किए, और फिर वो अपने साइन वगैरह करे। और ये विटनेस भी फिर अच्छे कैलिबर का होना चाहिए। हमारे सिलेबस में इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये एक तगड़ा बंदा होता है। डन, मेमोरेंडम बन गया, चेहरे भी बन गए और मेमोरेंडम भी बन गया। हाँ जी, थोड़ा सा सांस ले लें, सवाल पूछ लें, थोड़ी सी देर की लाइट ओपन कर लेते हैं। 1-3 आज 40 पे स्टार्ट होनी थी ना, तो अभी तो 1 घंटा हुआ है, अभी तो 15 मिनट अभी भी रहते हैं जी। जी ख़त्म नहीं हुआ, मैं सिर्फ थोड़ा सांस लेने का मौका दी जी। सब्सक्राइबर कम से कम 1 शेयर लेगा हैविंग शेयर कैपिटल में जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ उसकी जो शेयर होल्डिंग है, ये कंपनी में जो शेयर है, जी, शेयर की बुनियाद पर डिसाइड होगा जी। शेयर होल्डिंग मेमोरेंडम में जो उसने बताया है कि मैं इतने शेयर लूँगा, उसकी बेस पे डिसाइड होगा। एक्स्ट्रा नहीं, शेयर होल्डिंग के 20% नहीं, वो 20% लेने के लिए उसको उतने शेयर लेने पड़ेंगे, और उतने शेयर पहले दिन लेने पड़ेंगे, और पहले दिन मेमोरेंडम पे लिखना पड़ेगा। जैसे हम किसी डायरेक्टर वगैरह को ये ऑफर करते हैं कि आप हमारी कंपनी में ठीक है, आपको इतने % शेयर हम पैसे दे दें। जी। इन्होंने कहा कि अगर हम कल को किसी डायरेक्टर को बुला के अपनी कंपनी के कुछ शेयर दें या इस तरह से, तो वो क्या प्रोसेस होगा, ये जहन में रखना है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी बनेगी कैसे, हम बहुत आगे की बातें नहीं सोच रहे, हम देख रहे हैं कि कंपनी बनाते वक्त हम क्या कर रहे हैं। अभी ये बनाते वक्त लोगों ने शेयर लिखे हैं, आगे चल के जो होगा वो एक और चैप्टर में देख लेंगे। मैं ये पूछूं, बनाते हुए ऐसे नहीं दे सकते कि वो 1 शेयर के देते हैं और वैसे कि ये ज़रा कॉम्पिटेंट बंदा है तो हम इस वजह से इसको ज़्यादा शेयर होल्डिंग दे। देखिए, बनाते हुए अगर आप कह रहे हैं ये कॉम्पिटेंट बंदा है, इसको ज़्यादा शेयर होल्डिंग दे, तो जिसको जितनी शेयर होल्डिंग देनी है उससे उतने पैसे लेने हैं। गेम कमर्शियल है, जो ज़्यादा पैसे देगा वो बड़ा शेयर होल्डर है, जो कम पैसे देगा वो कम शेयर होल्डर है। और ये पहले दिन बता देना मेमोरेंडम पे लिख के कि ये बंदा इतने इतने शेयर लेके जाएगा। हाँ जी, एक आध और सवाल ताकि आप मीनवेल थोड़े से फ्रेश हो जाए। जी जी, गोरमे का पहले प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कुछ था और अब कुछ और हो गया है मेन। तो ये जितने भी मेमोरेंडम के कंटेंट्स हैं और आर्टिकल्स या ये चीज़ें, इनको चेंज करने की ऑप्शन भी है। अब ज़रूरी चेंज करना होगा या नहीं करना होगा, आपने उस वक्त बता दिया। अगर आपके नाम से क्लैश आ गया, गोरमे का नाम है गोरमे बेकर्स, और गोरमे इस वक्त फार्मेसी में बहुत आगे चला गया, फर्नीचर में बहुत आगे चला गया, तो अब अगर आपका मेन लाइन फर्नीचर हो चुका है तो नाम से मुताबिकत नहीं रही, तो या नाम बदलना पड़ेगा या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अपडेट करवानी पड़ेगी कि ये चेंज हो गई है। यहाँ से एक भाई का सवाल था आखिरी। सर, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और 180 दिन के दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, तो वो मेंबर मतलब उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी लायबल होगा या नहीं होगा? सवाल ये है कि 180 दिन से ज़्यादा तक डिफ़ॉल्ट जारी रहा? नहीं, 180 दिन के दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मेरा वही सवाल है ना, आप कह रहे हैं कि 180 दिन में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि वो जो मिनिमम नंबर से नीचे हम रहे थे, वो सिर्फ 180 दिनों के अंदर रहे थे या बढ़ भी गया था? बढ़ गया था। तो अब 0 से लेके उस बढ़े हुए टाइम तक, चाहे वो 220 दिन है, आप सबके लिए लायबल है। नहीं, एक बंदा अगर छोड़ गया
लिमिटेड बाय गारंटी। एक बंदा छोड़ गया, ड्यूरिंग दैट टाइम जिस वक्त वो मेंबर है उसकी मौजूदगी में जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो उनके लिए लायबल है। तो उन 220 दिनों में से 140 दिन में अगर कोई बंदा मेंबर रहा या कोई इस तरह से करके, वो उसके लिए लायबल होगा। जी हाँ, सवाल तो खत्म हो गया, हम तो आगे पढ़ना है। मेमोरेंडम समझ आया? तो बस अब काम की बात तो सिर्फ चेंज वाली रह गई है। आर्टिकल को शुगल मुगल करके पढ़ लेते हैं। ओह ये तो बहुत रोशनी हुई है। 3 गायब कर देते हैं। जज़ाकल्लाह। आर्टिकल क्या भला है? मेमोरेंडम तो हो गया शनाख्ती कार्ड। अब आर्टिकल क्या चीज़ है? बायलॉज, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, ये कंपनी के बायलॉज हैं जो मेमोरेंडम के अंडर आते हैं और मेमोरेंडम फर्दर आता है एक्ट के अंडर। तो फिर किताब ये कहती है कि कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट आप नहीं आएंगे। मेमोरेंडम, आर्टिकल, कॉन्ट्रैक्ट, रेजोल्यूशन, कोई भी चीज़ कभी भी मेमोरेंडम एक्ट के अगेंस्ट नहीं आएगी, और अगर आएगी तो तबाह हो जाएगी, वॉइड हो जाएगा। आपने अपने मेमोरेंडम में 2 ऐसी लाइनें लिखी हैं जो कंपनीज एक्ट के खिलाफ हैं, आपका पूरा मेमोरेंडम वैलिड है सिवाय उन 2 लाइनों के। आपके आर्टिकल में 5 लाइनें गलत हैं, वो नहीं फॉलो होंगी। आपकी रेजोल्यूशन में झूठी बात है। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होगा। कंपनीज एक्ट हमेशा उसे ओवरराइड करता है। ये सबसे आखिरी सफ़े पे वाली इंफॉर्मेशन आ रही होती है। अब कंपनी ने आर्टिकल्स बनाने हैं, ये मुश्किल हो गया मामला। मैंने आपको मेमोरेंडम समझा दिया। अब आपको मैं कंपनी का नाम बताऊं, उसका सूबा बताऊं, उसका मेन काम बताऊं, उसका शेयर कैपिटल बताऊं और उसकी कैटेगरी बताऊं और 5 लोगों के नाम दे दूं, बना देंगे आप मेमोरेंडम? इतने सियाने तो हो गए। लेकिन मैं कहूँगा आर्टिकल्स लिख के दो। कंपनी चलेगी कैसे, शेयर कैसे इशू करेगी, ऑडिटर कैसे अपॉइंट करेगी, अकाउंट्स कैसे बनाएगी, डिविडेंड किस तरह से देगी, शेयर्स फर्दर कैसे इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस कैसे इशू करेगी, वाइंड अप कैसे होगी। आप कहेंगे सर उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। तो मेमोरेंडम सादा लोग सादा अंडरस्टैंडिंग से बना सकते हैं, बट आर्टिकल के लिए आपको कॉर्पोरेट लॉ के एक्सपर्ट चाहिए। तो लॉ ने थोड़ा सा ऑप्शन आसान कर दी। लॉ ने लोगों को मौका दे दिया कि जो भी कंपनी बनाना चाह रहा है या तो अपने आर्टिकल बना के रजिस्टर कराए, नहीं तो टेबल ए अडॉप्ट कर ले। कंपनीज एक्ट के एंड पे स्केजुअल्स, तो फर्स्ट स्केजुअल में एक टेबल है, टेबल ए। जैसे अभी हमने टेबल बी नहीं देखा फॉर्मेट, टेबल ए फॉर्मेट है आर्टिकल्स का, बना बनाया फॉर्मेट। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ने अगर अपने आर्टिकल्स बनाने हैं तो रादर देन कि वो सोच के लिखें, वो कंपनीज एक्ट के एंड पे एक पूरा बना बनाया फॉर्मेट दिया हुआ है, 84 के करीब क्लॉजेज हैं उसमें, वो उठा के छाप ले और कह दे आज से ये हमारा आर्टिकल्स है। इवन जमा कराने की भी ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रार को मेमोरेंडम जमा कराएं और साथ लिख दें आर्टिकल्स के लिए हम कैसे फॉलो करेंगे, टेबल है। तो ये लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए पास दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन बाकी कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और बाकी कंपनियों ने क्या करना है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर शेयर कैपिटल है तो वो बताना है, और अगर आप नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हैं बाकी कंपनियां, तो नंबर ऑफ मेंबर्स एट द स्टार्ट बताने हैं कि आपके कितने हैं। फिर आपके आर्टिकल्स में जितने भी वोटिंग राइट्स, जो भी आपकी पावर्स वगैरह हैं अलग अलग तरह के शेयर्स की, वो सारी की सारी आर्टिकल्स में लिखी होनी चाहिए। ये बात समझ आई? टेबल ए मिनिमम कंटेंट जी, अब सवाल ये है कि क्या टेबल ए मिनिमम कंटेंट है? बिल्कुल सही कहा, टेबल ए मिनिमम कंटेंट है। यानी कि अगर मैं टेबल ए फॉलो कर लूँ तो कम से कम वो 84 क्लॉजेस, मैं कहता हूँ मैं अपने आर्टिकल्स बनाऊंगा और मेरे आर्टिकल में 100 बातें लिखी हैं और मैंने 100 में 84 वो तो कवर कर ली और 16 अपनी भी ऐड कर दी, तो अब वो 100 फॉलो होंगी। मैंने 100 लिखी और उन 84 में से 10 बातें मिस कर दी, तो मेरी 100 प्लस वो 10 जो मैंने मिस कर दी मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी। इसका मतलब है कि टेबल ए आप ना भी फॉलो करें तो भी कम से कम टेबल ए वाली बातें फॉलो करनी है। तो या तो टेबल ए फॉलो कर लें सबसे आसान, या अपने आर्टिकल्स बना दें जिसमें टेबल ए प्लस सम कंटेंट्स हो। लेकिन अगर आपके और टेबल ए में क्लैश हो तो जहां आपने टेबल ए का पॉइंट मिस कर दिया है वो एप्लीकेबल होगा। तो अब आप ये टेबल ए को या अपने बनाए हुए आर्टिकल्स को जब लेके आएंगे तो इससे काम चल जाएगा। अब सवाल ये है कि टेबल ए में क्या होता है। असूलन यहाँ आई को कहना चाहिए था कि टेबल ए में वो होता है जो एज में बी स्पेसिफाइड, बट जालिम जुल्म कर गए और लिस्ट दे डाली। पूरी किताब में मुझे जिस लिस्ट से सबसे ज़्यादा नफ़रत है वो ये लिस्ट है।
अगर आपका सीलॉ 99.99% तैयार हो जाए और उसके बाद कहें सर क्या अब याद कर लूँ, तो मैं कहूँगा अब याद कर लें। क्योंकि इसमें बहुत सारे ये इसमें क्या किया, उसकी 84 क्लॉजेस का जो टेबल था ना, उसकी हेडिंग्स चंद उठा के यहाँ लिखते हैं कि इसमें इन चीज़ों का तस्करा होता है। तो मैं आपको ये कहूँगा आपने 3-4 दफ़ा इसे अभी पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। और जब आप पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे तो इनमें से कुछ और अल्फाज की आपको बड़ी अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी। जब आप उस वक्त दोबारा देखेंगे तो जहन में कोई 6-8 इतने पॉइंट ज़रूर होंगे कि पेपर में खुदा ना खास्ता सवाल आ गया। तो आप लिखें चैप्टर 1, 2, 5 और 6 की वेटेज है 15 से 20 नंबर की। तो अब ICAP के पास चैप्टर 2 के लिए नंबर कितने हैं, और फिर चैप्टर 2 में इतनी बातें, मेमोरेंडम, आर्टिकल, उनकी चेंज, नेम, पता नहीं क्या क्या, वो सब छोड़ के अगर आएंगे आर्टिकल के कंटेंट के ऊपर तो बड़ा जुल्म है। तो एक तो यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी कम है, और आ जाएँ तो इधर मार्क्स की प्रोबेबिलिटी होगी 5-6 नंबर की। 5-6 नंबर के लिए पूरी लिस्ट पूछना मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा शरारती जहनीत का हुआ और वो सोचे कि मेरे नंबर भी ज़्यादा इस्तेमाल ना और बच्चे को तकलीफ़ भी दे दूँ, तो एक MCQ में 4 पॉइंट लिखे हुए होंगे, बताओ इन 4 में से क्या नहीं होता टेबल ए में। तो वो 1 नंबर तक की तकलीफ़ काबिल कबूल है, और हो सकता है आपने 2-3 दफ़ा दोहराया हो तो आपके जहन में भी हो। तो ये टेबल ए के जो कंटेंट से दिए हुए ना, इसमें आपने नहीं परेशान होना, बस इसे देख के मुस्कुरा देना है। 3-4 दफ़ा बस तेज़ी से देखना है अभी, और एक दफ़ा सिलेबस ख़त्म होने के बाद इसे देखना है, तो आपको जान पहचान होगी। पेपर में कुछ याद ना आ रहा हो, हमारी किताब के चैप्टर्स के नाम लिख दीजिएगा। शेयर कैपिटल, डायरेक्टर्स, मीटिंग्स, वाइंडिंग अप, अकाउंट्स, तो इतना भी काफ़ी है। डिविडेंड चल जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स, कुछ ना कुछ गुजारा मुजारा चल जाएगा। कहने का मतलब है मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है कि ये मत याद किया जाए, इस पे एनर्जी ना लगाई जाए। लेकिन अगर आपके पास एनर्जी बची हुई हो, टाइम बचा हुआ हो, तो फिर कर लेने में कोई बुराई नहीं है। तो जिसका टारगेट मेरिट सर्टिफिकेट है उसने लाजमी याद करना है। जो मेरिट से थोड़ा सा भी हल्के पे खेल रहा है वो इसको, और याद की तरफ ना जाए, इसको थोड़ा सा दोहरा लिया करे। तो आर्टिकल समझ आ गए, अब स्टोरी को क्लोज करना है, लेकिन अच्छे तरीके से। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज कैसे आएगी? वो सारे लोग जो कल बहुत ज़्यादा बिला वजह सवाल पूछ के ड्रैग कर रहे थे, आज उन्हें एहसास हो रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। काश हमने कल ऐसे ना किया होता, तो आज सर वो कल वाला थोड़ा सा टॉपिक करा के जब आज शुरू करते तो शायद अब तक हमारी मुक्ति हो चुकी होती। तो एंड की तरफ जाते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज, डॉक्यूमेंट हमने कौन से पढ़े? मेमोरेंडम, आर्टिकल्स। मेमोरेंडम में क्लॉजेस कितनी पड़ी हैं? अगर आप गौर से देखें 6-7 हैं। ये जो अंडरटेकिंग क्लॉज है, आपको लगता है कि क्या हम चेंज कर सकते हैं? जो अंडरटेकिंग हमने लिखनी अपनी मर्जी से नहीं है, तो चेंज अपनी मर्जी से कैसे करेंगे? फारिग हो गई। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, बानी बदल तो नहीं देंगे? आज पता लगे कायदा आज़म के नाम पे क्रॉस लगा के लिख दें इमरान खान और शहबाज शरीफ, वो भी नहीं चेंज होने वाले। तो सब्सक्राइबर ने नहीं बदलना। लाइबिलिटी क्लॉज जो आपने लिखा हुआ है, 5 करोड़ रुपये भी लाइबिलिटी लिमिटेड थी और 15 करोड़ रुपये भी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो कुछ ऐसी क्लॉजेज हैं जिन्हें चेंज नहीं होना, कुछ ऐसी क्लॉजेज हैं जिन्हें चेंज होना है। इसी तरह से आर्टिकल्स भी चेंज हो सकते हैं। अब किताब ने क्या किया, मेमोरेंडम की जब जब जिस क्लॉज को चेंज करने का जिक्र आया उन्होंने दोबारा से प्रोसेस बताया। मैं आपको बार बार तकलीफ़ नहीं दूंगा, हम एक दफ़ा प्रोसेस समझेंगे और उस प्रोसेस को फिर हम जगह जगह अप्लाई कर लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको मेरी गंदी राइटिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर है। यानी आज हमें लेवल 1, 2, 3 तक जाना पड़ जाएगा। ओह हो अल्लाह खैर करे। या अल्लाह आपकी आंखों को इतनी हिम्मत दे कि आप समझ सकें कि मैंने क्या लिखा है। मैं साथ साथ थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर दूंगा। मेमोरेंडम या आर्टिकल में चेंज, ये जो चेंजेस है ना, सम टाइम कुछ चेंजेस होती हैं एक स्मॉल प्रोसेस के थ्रू, सम टाइम कुछ चेंजेस होती हैं एक बिग प्रोसेस के थ्रू। स्मॉल प्रोसेस क्या है? स्मॉल प्रोसेस ये है कि आप एक बड़ी रेजोल्यूशन पास करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। आप तमाम मेंबर्स को खत भेजते हैं कंपनी के, उनको कम से कम 21 दिन पहले बुलाते हैं कि एक बड़ी ज़रूरी बात है, आ जाओ। जब वो मीटिंग में आते हैं तो जितने लोग मीटिंग में पहुंचे होते हैं किसी भी तरीके से, उनकी 3/4 अक्सरियत से वोटिंग चाहिए होती है आपको। 3/4 का मतलब है 3/4, मैथ की ज़बान में 75%। तो
तो आपको जितने भी लोग हैं जो मीटिंग तक पहुँचे हैं किसी भी तरीके से, उनकी 75% से ओके करवाना पड़ेगा वो फैसला जिसके लिए आप छोटा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। किताब में इसकी डेफिनेशन है, इसकी 21 दिन की शर्त है, 21 दिन भी रिलैक्स हो सकता है अगर सारे मेंबर्स मान जाएं। इसके मुकाबले में दूसरी होती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसमें सिंपल 50% अक्सरियत चाहिए होती है, और इसमें 75%। तो पहला स्टेप क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। फिर ये स्पेशल रेजोल्यूशन और ये जो बदला हुआ डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बदलना है इस प्रोसेस से, हमने कहा ना मेमोरेंडम और आर्टिकल में अलग अलग चीज़ें हैं, ये हम बाद में देखेंगे कौन सी छोटे प्रोसेस है कौन सी बड़े प्रोसेस है। एक दफ़ा प्रोसेस समझ लें। छोटा प्रोसेस क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास की, स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर 21 दिन और 3/4 वाली बात है। सेकंड स्टेप क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पकड़ी और वो जो डॉक्यूमेंट बदला था, आपने चेंज किया था, वो बदला हुआ डॉक्यूमेंट उठा के जमा करा दिया रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार ने एक सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन जारी कर दिया कंपनी को कि हाँ भाई मैंने आपकी चेंज को रिकॉर्ड कर लिया, हो गई चेंज। ये है छोटा प्रोसेस। बड़े प्रोसेस में इजाफी क्या है, इजाफी SCCP है। उसमें आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, फिर SCCP को अप्लाई कर दें कि भाईजान हम एक बड़ी चेंज करने जा रहे हैं। SCCP एक्शंस लेगा, आपके मेंबर से मिलेगा, उनसे पूछेगा कोई मसला तो नहीं, आपके क्रेडिटर से मिलेगा, उनसे पूछेगा कोई मसला तो नहीं, कंपनी से कहेगा कि मुझे NOC दिलवा के दो, आपके मेंबर क्रेडिटर्स को किसी किस्म का कोई दुख नहीं है। जब SCCP को तसल्ली हो जाएगी तो SCCP कंपनी को कंफर्मेशन ऑर्डर देगा और रजिस्ट्रार को भी बता देगा कि हमने इस बड़े प्रोसेस को अप्रूव कर दिया। लेकिन कंपनी अपने तौर पे खुद भी रजिस्ट्रार को स्पेशल रेजोल्यूशन और वो वाला डॉक्यूमेंट अल्टर हुआ वो जमा कराएंगे और SCCP को ऑर्डर जमा करा देंगे कि SCCP ने हमें अलाउ कर दिया है। रजिस्ट्रार कंपनी को कंफर्मेशन जारी कर देगा, इसका मतलब है प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इधर और इधर वाले प्रोसेस में बेसिक फ़र्क ये SCCP के स्टेप्स का है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन, अल्टर डॉक्यूमेंट चेंज, रजिस्ट्रार को जमा कराएं, कंफर्मेशन लें। और बड़े प्रोसेस में स्पेशल रेजोल्यूशन, SCCP को अप्लाई, SCCP के एक्शंस, SCCP की कंफर्मेशन, SCCP की कंफर्मेशन उठा के रजिस्ट्रार को जमा, और रजिस्ट्रार आपको कंफर्म करेगा कि चीज़ें हो गई हैं। जी बताइए क्या क्या सवाल था। जी बिल्कुल, जब हम अप्लाई करेंगे तो हम स्पेशल रेजोल्यूशन में बताएंगे कि हम चेंज क्या करने जा रहे हैं, तो उनके लिए बस वो जुमले काफ़ी होंगे। रजिस्ट्रार को हम फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन के साथ अप्लाई करेंगे। जी तो जो पुराना डॉक्यूमेंट होगा जो हमारे जी वो हमारे पास नहीं होगा। जी, अब पुराना डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो हमारे पास होगा, लेकिन हम अपने हर पुराने डॉक्यूमेंट पे जो जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई है वो अटैच करते जाएंगे। एक फाइल मेंटेन करेंगे कि हमारे ओरिजिनल मेमोरेंडम आर्टिकल ये थे और उसके बाद 11वीं 12वीं 13वीं तरमीम से हम इसमें ये चेंज करता है। जैसे आइन में नहीं होता, एक आइन होता है, फिर उसकी इतनीवीं तरमीम इतनीवीं तरमीम। जी SCCP हमने अप्लाई किया SCCP को। SCCP ने अवामुन्नास से पूछा, हमारे मेंबर से पूछा कि तुम लोगों के साथ जुल्म तो नहीं हो रहा इस चेंज से। हमारे क्रेडिटर से पूछा, भाई हम पंजाब में थे, हमने चेंज किया कि हम सिंध में जाना चाहते हैं। एक क्रेडिटर जो डेली आके पूछता था भाई मेरे पैसों का क्या बना, वो तो परेशान हो जाएगा। हम तो अल्ताफ की नगरी में चले गए, वहाँ जाके हमें ये छू भी नहीं सकेगा, तो ये बेचारा तो तंग हो जाएगा। तो हो सकता है ये क्रेडिटर का किबला आपने इजाज़त नहीं देनी, ये फनकारी कर रही है, दूर भाग रहे हैं मेरे से। तो क्रेडिटर और मेंबर्स को मुतमईन करेगी कंपनी, तो वो SCCP को तसल्ली देंगे, फिर SCCP हमें इजाज़त देगा। अब ये बड़ा और छोटा प्रोसेस कब कब इस्तेमाल होता है, ये मज़ीद और लाल रंग में लिखा हुआ है। अच्छी भली रंग बिरंगे कमरे में क्लास होनी थी, TV पे क्लास होती इतनी, उधर ये राइटिंग भी अच्छी लगती। चलें कोई बात नहीं। मेमोरेंडम में नेम क्लॉज छोटे प्रोसेस से चेंज होगी। मेमोरेंडम की प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस छोटे प्रोसेस से चेंज होगी। मेमोरेंडम की ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज छोटे प्रोसेस से चेंज होगी। आप कहेंगे तो किताब में लिखा नहीं, चैप्टर 5 में लिखा है जो मैंने अभी बता दिया। वाह ओह अच्छा। आर्टिकल छोटे प्रोसेस से चेंज होंगे। आर्टिकल्स में कोई भी चेंज छोटे प्रोसेस से होगी। तो बड़े प्रोसेस से क्या चेंज होगा, मेमोरेंडम की रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हमेशा बड़े प्रोसेस से चेंज होगी। फिर मेमोरेंडम में अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को आप ऐसे चेंज करते हैं कि उसमें कोई लाइसेंस वाली एक्टिविटी डाल देते हैं, याद है, उसके लिए तो हम SCCP से पूछना पड़ता था। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नॉर्मल चेंज की छोटे प्रोसेस से होगा, और अगर चेंज करके लाइसेंस की तरफ चले गए तो बड़ा प्रोसेस। अदरवाइज बड़ा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है मेमोरेंडम की रजिस्टर ऑफिस क्लॉज के लिए। और एक एक्सेप्शन ये है कि अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करके आप
लाइसेंस की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये वाला प्रोसेस फॉलो होता है। अब इस सारे में सिर्फ 2 ऐसे पॉइंट हैं जिसकी आगे थोड़ी सी वजाहत है, आखिरी 4 से 5 मिनट, आखिरी चंद दकीके अपने मौजूद सामीन के लिए। तैयार हैं? मैंने आपको सामीन का आपको बुरा तो नहीं लगा? ठीक है जी। इसमें बस लाइट फिर ओपन कर दें, तीनों ओपन कर दें, अल्लाह खैर करे। चैप्टर के साथ तो मैंने अच्छा खासा बेड़ा गर्क कर दिया, जैसे आगे पीछे गोल गोल घुमा के, लेकिन अब आप जहाँ भी पहुँचेंगे आप कहेंगे ये तो पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। तो वो किताब ने क्या किया, नेम क्लॉज पे फिर से बताया कैसे चेंज होता है, मेमोरेंडम की रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज पे भी प्रोसेस बताया हुआ है, प्रिंसिपल लाइन पे भी बताया हुआ है, उसके सादा चेंज में भी बताया हुआ है, ऑथराइज में भी बताया हुआ है, आर्टिकल्स के चेंज में भी बताया हुआ है। तो मैंने जगह जगह नहीं बताया, मैंने आपको एक क्राइटेरिया दे दिया कि कौन कौन सी चीज़ किस प्रोसेस के थ्रू होगी। और अगेन ये वाली स्लाइडें आपको डे एंड पे मिल ही जाती हैं। कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं? कल वाली नहीं मिली ना करें, कल वाली हैं नहीं, उस पे हैं, ड्राइव पे मौजूद हैं। एक दफ़ा जाके देखें, अगर नहीं है तो मुझे अभी फीडबैक दे दें, अभी जाके देख लें। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो वहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, तो अब छोटी छोटी सी 2 बातें हमने जहन में रखनी है। आर्टिकल की चेंज जब आप कर रहे हैं तो छोटा प्रोसेस है, एक छोटा सा की पॉइंट है उसमें, अगर आप आर्टिकल्स की चेंज करके किसी खास ग्रुप के राइट्स चेंज कर रहे हैं, किसी खास ग्रुप के राइट्स अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो फिर वो चेंज तब तक नहीं पास होगी जब तक उस ग्रुप के भी 3/4 लोग उसको अप्रूव ना कर दें। भाई ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बड़े सियाने हैं, 90% उनके पास ताकत है और 10% है प्रेफरेंस शेयर्स, और आर्टिकल में लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, और ऑर्डिनरी वालों को तब बड़ी है इस बात पे। उनका आर्टिकल कैसे चेंज होता है, किसी ने बताया स्पेशल रेजोल्यूशन से। कितनी ताकत चाहिए और अभी कितनी है, तो ये तो इकट्ठे होकर माइनॉरिटी को तो दीवार से लगा देंगे। तो लॉ ने कहा है कि जब भी आर्टिकल चेंज होगा और उससे किसी खास ग्रुप के राइट्स मुतासिर होंगे, तो ये चेंज तब तक ओके नहीं होगी जब तक उस ग्रुप के भी 3/4 लोग उसको ओके ना करते हैं। तो एक छोटी सी बात आर्टिकल की चेंज में हमने याद रखनी है। अच्छा, नाम की चेंज में एक छोटी सी बात जहन में रखनी है कि नाम की चेंज के 2 तरीके हैं। एक है हम अपनी खुशी से चेंज करें, छोटे प्रोसेस से होगा। एक है कि हमें ज़बरदस्ती रजिस्ट्रार ने कह दिया नाम चेंज करो। अगर हमारे नाम में कोई गलती निकल आई और रजिस्ट्रार ने हमें नोटिस जारी कर दिया कि तुम अपने नाम को बदलो, तो उस नोटिस के 30 दिनों में डायरेक्टर्स को नाम बदलना पड़ेगा। फिर हम मेंबर्स की मीटिंग नहीं बुलाएंगे, हम पे वाजिब हो जाएगा नाम बदलें। लॉ ने लिखा है कि अगर कंपनी नाम नहीं बदलेगी तो रजिस्ट्रार खुद ही से रजिस्टर खोल के उसमें कोई भी नाम लिख देगा। ठीक है, तो वो कहेंगे ये पप्पू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और फिर कंपनी बेचारी मुँह छुपाती फिर रही होगी और जाके फिर अपना नाम बदलवाएगी। तो अगर आपने नाम नहीं उनके कहने पे बदला तो फिर वो नाम बदल देंगे। और नाम बदलने के बाद आपने हर जगह अपना नया नाम, पुराना नाम 90 दिन तक साथ साथ दिखाना है। और आपके जो पुराने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल केसेस चल रहे थे, वो ऑटोमेटिकली किस तरफ हो जाएंगे, वो नए नाम पे हो जाएंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 2। चैप्टर 2 को हम लोगों ने आगे पीछे कलाबाजियाँ गोल गोल वो करके एक प्रोसेस के थ्रू पढ़ा। इसमें नेम्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल के यूनिट हैं, फिर चेंजेस की बातें हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात रजिस्टर ऑफिस की हमने नहीं पढ़ी कि अगर वो चेंज हो रहा होगा तो 15 दिन में बताना है और पहली दफ़ा 30 दिन में बताना है। बता दी, लो ये बात भी बता दी। चलें, तो ये आपने देख के आना है। मुश्किल दिन सिर्फ कल का और रह गया है। कल चैप्टर तो छोटा है, लेकिन कल वाहिद दिन है जब 2 चैप्टर हैं। मतलब हमने 12 दिनों में 12 चैप्टर करने थे और एक ओरिएंटेशन थी, तो फिर हमने एक छोटा सा चैप्टर 5 और एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर 9 उनको एक दिन में जोड़ा है। लेकिन हम आज से कम ही पढ़ेंगे, और आज वॉज द मैक्सिमम किसी भी दिन जितना हमने पढ़ना था। आगे हम इंशाल्लाह मुनासिब पढ़ेंगे। अच्छा, याद रहे पहले ख़वातीन ने जाना है, फिर इधर वाले बॉयज़ ने थोड़ा ख्याल रखना है। पहले ख़वातीन निकल लें ताकि ज़रा ईजी हो जाए।